आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ताकतवर सेना, ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का घर, स्पेस में सबसे ऊंची छलांग लगाने वाली नासा का मालिक और वर्ल्ड पंचायत का मुखिया विदाउट एनी डाउट। किसी देश को वर्ल्ड पावर बनने के लिए और क्या चाहिए? रूस और चीन को इसी से तो रश्क है। कम से कम 80 साल से ये दुनिया यूएसए के नाम की माला जप रही है। लेकिन टॉप स्पीड में जा रही अमेरिका की गाड़ी को अब लगा है झटका। चीन ने उसका जायका खराब कर रखा है। 4 दशकों तक सोवियत यूनियन से टक्कर लेने वाले अमेरिका को नया कॉम्पिटिटर चाइना के रूप में ही मिला है। ये वही चीन है जिसे वो कम्युनिस्ट क्रांति के बाद यूनाइटेड नेशंस में देखना नहीं चाहता था, लेकिन विरोध के बावजूद इंडिया ने चीन का साथ दिया। इन बातों को बहुत वक्त गुजर चुका है, पीढ़ियां बदल गई हैं, लेकिन जो नहीं बदला वो यही कि अमेरिका आज भी चीन को रोकने के लिए भारत को खड़ा करना चाहता है। बदला ये भी नहीं कि भारत ना चीन से जंग चाहता है और ना अमेरिका की कठपुतली बनना। लेकिन जनाब, दुनिया इतनी सरल कहां। आज भारत के सामने कई सवाल हैं। तो पढ़ाकू नितिन में आपने चीन पर पहले 2 पॉडकास्ट सुने हैं और हम आज की बैठकी जमा रहे हैं अमेरिका पर। हमारे साथ अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे प्रोफेसर मुक्तदर खान, जो करीब 3 दशक पहले हैदराबाद से अमेरिका गए थे। वहीं इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी की पढ़ाई की और अब इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। संयोग है कि जहां वो पढ़ाते हैं वहीं प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी पढ़ाई की है। यूट्यूब पर वो खानवर्सेशन नाम से एक चैनल चलाते हैं जहां कई टॉपिक्स पर बात होती है। तो आज पढ़ाकू नितिन की बैठकी में बातचीत होगी प्रोफेसर मुक्तदर खान से और पूछेंगे 1947 से पहले अमेरिका के रिश्ते भारतीय नेताओं के साथ कैसे रहे। 70 के दशक में अमेरिका हमसे क्यों रूठ गया? इंदिरा के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले निक्सन किस मूड के नेता थे? कौन सा यूएस प्रेसिडेंट भारत के लिए बेस्ट रहा? और बाइडेन की इंडिया के साथ केमिस्ट्री कैसी रहने वाली है? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका, मुझे याद किया फिर दोबारा। और आपके सुनने वालों को सबको मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब है। हाँ सर, हमारी आपकी बातचीत जो है वो बाबर पर हुई थी और मतलब क्या कहूँ, 20 एपिसोड गुजर गए हैं और वो एपिसोड अभी भी बहुत सुना जाता है, सबको बहुत पसंद आया। भाई, मुगल एम्पायर बाबर से शुरू हुआ था, अब आपका भी पॉडकास्ट एम्पायर बाबर से शुरू हुआ है। जी, बहुत अच्छा रहा और मुझे उम्मीद है आगे हम इतिहास पर जरूर और भी बातें करेंगे। लेकिन अभी क्या है सर कि अमेरिका को लेकर बहुत बातें चल रही हैं मुल्क में और अभी जो है एक डेमोक्रेसी समिट भी होने वाला है, तो भी हमारे यहाँ काफी बातें चल रही हैं। तो सोचा कि आपसे फिर से मुखातिब हुआ जाए और क्योंकि आप डेलावेयर यूनिवर्सिटी में ही हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते हैं और अक्सर फॉरेन अफेयर्स के मामलों में हम आपकी शरण में आते हैं, आप जवाब देते हैं, हमें बताते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। तो सोचा आपसे बात की जाए। तो सर, एक सिलसिले में बात शुरू हो इसलिए पहला सवाल मेरा ये है कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब स्कूल में हमारे जो है ना एक प्रेयर सेशन होता था, उसमें न्यूज पढ़ी जाती थी और उन दिनों वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते और इस्तीफा देते थे। ये मतलब ऐसा कुछ दौर चल रहा था हमारे मुल्क में। तो तब हुआ कुछ यूं था कि उन्होंने परमाणु परीक्षण किया, अचानक हलचल मची और हम सुनते थे कि अमेरिका प्रेशर बना रहा है हमारे देश पर। तो हमारे मन में सवाल उठता था कि ये सीटीबीटी पर साइन करने के लिए अमेरिका कह रहा है, तो अमेरिका नेता क्यों बन रहा है ज्यादा? हम अमेरिका की सुनने को मजबूर क्यों हैं? तो आप आज मिले हैं तो जरा समझाइएगा कि अमेरिका दुनिया का नेता क्यों बनता रहा है, एटलीस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से तो बना ही है,
और क्यों दुनिया के ज्यादातर देश उसका प्रेशर मानने को मजबूर रहते हैं? यहां से बात की शुरुआत करते हैं और आज के दिन में फिर एंटर करेंगे। देखिए, आपकी पता नहीं मुझे उम्र क्या है, तो 74 वाले टेस्ट की तो नहीं, 1998 वाले टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जी सर, देखिए वाजपेयी जी वाले अमेरिका, की। जी हाँ, 1998। देखिए 1998 में जब इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर रिजीम के मुताबिक ये इलीगल टेस्ट था। इंडिया ये कहता है कि इंडिया पे वो लॉज इसलिए लागू नहीं होते कि क्योंकि इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की। दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क है जो ये ट्रीटी साइन नहीं किए हैं, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल, और ये तीनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं। एक तरह से सोचा जाए तो ये तीनों मुल्कों के न्यूक्लियर वेपन्स इलीगल है। तो जब इंडिया ने 1998 में जो टेस्ट किया था, उसके फौरी बाद अमेरिका ने सैंक्शंस इंडिया पे लागू कर दिए थे 1998 में ही। लेकिन जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थे वो चंद महीनों के बाद आसान हो गए, और जो दूसरे सैंक्शंस थे वो 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उनको खत्म कर दिया, पोस्ट 9/11 और इंडिया की जरूरत मदद वगैरह के लिए। इनफैक्ट मेरे ख्याल से जो अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकात इतने बेहतर हुए हैं, वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान काफ़ी चीज़ें हुए हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका की अहमियत क्या है। अमेरिका जो है, सो अगर आप 1890s में अगर देखें आप, तो वहाँ से अमेरिका की जीडीपी में सबसे आगे हो गया था। हालांकि बरतानिया दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल मुल्क था, तो किसी एक मुल्क को डोमिनेंट पावर बनने के लिए 2-3 चीजें अहम चाहिए। एक तो एक ऐसी इकोनॉमी हो जिसके बेसिस पे आप पावरफुल मिलिट्री और पावरफुल हथियार वगैरह बना सके, और दूसरी चीज ऐसी काबिलियत हो कि आप पावर प्रोजेक्ट कर सकें। मिसाल के तौर पे इंडिया भी बहुत पावरफुल मुल्क है, लेकिन क्या इंडिया में ये काबिलियत है कि वो कनाडा को अटैक कर सके? अगर इंडिया और कनाडा की जंग हुई तो इंडिया बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। मेरे ख्याल से इंडिया के कबड्डी के प्लेयर्स कनाडा को कॉन्कर कर लेंगे, लेकिन वो आएंगे कैसे? तो पावर प्रोजेक्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आप 1955 के करीब देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945, तो आप देखेंगे कि दुनिया में सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर था, वो था यूएस, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका की जो जीडीपी थी वो दुनिया की 50% थी, यानी हर दूसरी चीज जो दुनिया में मैन्युफैक्चर होती थी वो अमेरिका में होती थी। 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, यानी अमेरिका की इकोनॉमी वाज हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। और तीसरी चीज थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने इतने हथियार बनाए थे कि तकरीबन 10,000 हवाई जहाज थे उनके पास, और उनके पास ब्लू वाटर नेवी थी, जिसके बेसिस पे वो पावर जापान तक प्रोजेक्ट कर सकते थे। यानी जापान को भी ऑक्यूपाई कर लिया था ना अमेरिका ने 1945-40s में, तो पावर वहां तक प्रोजेक्ट करते थे। तो इसलिए अमेरिका बहुत मुश्किल। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन हुआ है। उससे पहले जो डोमिनेंट पावर्स हुआ करते थे वो एम्पायर हुआ करते थे, जैसा कि ब्रिटिश एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था, इंडिया का मुगल एम्पायर भी बहुत पावरफुल था, 25% ग्लोबल जीडीपी थी इंडिया के पास। तो ये फिजिकली डायरेक्टली दुनिया पे कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। जब अलेक्जेंडर ने कॉन्कर किया तो वो खुद आए थे, लेकिन अमेरिका ने एक नया तरीका शुरू किया और एक इनविजिबल एम्पायर बन गए। और उनकी जो एम्पायर थी वो मल्टीलैटरलिज्म के बेसिस पे थी, यानी अमेरिका ने ऐसे इदारे बनाए जो दुनिया के लिए भी अच्छे थे और अमेरिका के पावर प्रोजेक्ट करने के लिए भी अच्छे थे। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इससे सबका फायदा भी होता है, लेकिन इससे अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में एक किस्म का जो इंटरनेशनल सिस्टम अमेरिका चाहता था वो बना सका, जो अमेरिका के वैल्यूज पे। हाँ, तो अगर आपको इस सिस्टम में ट्रेड करना है या इस सिस्टम में, बेसिकली यूं कहिए कि जो दुनिया का जो प्लेग्राउंड है वो अमेरिका ने बनाया है, और अगर आपको उस मैदान में खेलना है तो अमेरिका के साथ मिलजुल के। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि आज अमेरिका में बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं कि क्या रूस यूक्रेन पे हमला कर देगा। तो लोगों का कहना है कि एक चीज ये कर सकते हैं हम, आपने स्विफ्ट सिस्टम देखा है, पैसे जो इधर से उधर होते हैं, अगर आप
आपके बैंक अकाउंट से मुझे आप पैसे भिजाए ये टॉक शो के लिए, तो आप पूछेंगे आपका स्विफ्ट नंबर क्या है, जिसके बेसिस पे पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये स्विफ्ट सिस्टम के बाहर कर देंगे रशिया को, ये धमकी दे रहा है अमेरिका एज ए वे ऑफ सैंक्शंस। तो इस तरह के जो इंटरनेशनल सिस्टम्स पैदा किए हैं अमेरिका ने, उसके बेसिस पे कंट्रोल करते थे। और एक सिस्टम ये था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का, कि हमने तो बना लिए हथियार, अब हम रखेंगे, बाकी दूसरे मुल्क जो है इसका हथियार ना बनाए। और उसकी वजह से ये रूल्स और रेगुलेशंस, अब इंडिया ने उसको वायलेट किया तो उन्होंने फिर 1998 में सैंक्शंस इंडिया पे लागू कर दिए। तो जब आप बड़े हो रहे थे, आप यही सोच रहे थे कि लफ्ज दबाव इज इट इनएक्यूरेट, प्रेशर तो खैर डिप्लोमेटिक फोन कॉल से हो जाता है, लेकिन वो बाकायदा प्यूनिटिव सैंक्शंस थे। अगर वो ज्यादा देर रहते तो शायद इंडिया की इकोनॉमी रुक जाती वहां, जैसा कि ईरान की रुक गई थी डेवलपमेंटली। जी, तो सर अभी आप कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे जिसमें यूक्रेन आपने कहा, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा। अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे देश की आजादी से पहले 1947 से पहले भारत के यूएस के साथ कैसे रिलेशंस थे, यानी कि भारतीय नेताओं का यूएस को लेकर क्या रवैया था और अमेरिका भी उन्हें कैसे रिसीव करता था, क्योंकि अचानक से 1947 के बाद हमने नेहरू या उनकी बहन भी, अमेरिका अक्सर आती जाती थी, अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ उनके अच्छे संबंध थे, उनको काफी क्लोज देखा। तो उसके आसपास का मैं एक दौर समझना चाहता हूं कि देश की आजादी से पहले हम उनके साथ कैसे बात कर रहे थे। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से पहले हम जो दौर में रहते थे उसे पैक्स ब्रिटानिका कहते हैं, यानी ये अंग्रेजी दौर था, ब्रिटिश राज का हुकूमत थी, ना सिर्फ इंडिया में बट सारी दुनिया में। एक ताज्जुब की बात है कि वर्ल्ड वॉर वन में जब इट वाज बेसिकली अ वॉर ऑफ एम्पायर्स, ब्रिटिश एम्पायर वर्सेस ऑटोमन एम्पायर वर्सेस जर्मन। तो एक मजे की बात समझे या आश्चर्यजनक होने की बात यह है कि ब्रिटिश एम्पायर में ज्यादा मुसलमान थे बनिस्बत ऑटोमन एम्पायर में, और ये इसलिए कि इंडिया वाज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी आज का जो इंडिया है, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, ये सब ब्रिटिश एम्पायर में थे। तो ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर था। तो लेकिन अमेरिका खुद एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, यानी एक बरतानी कॉलोनी थी और वो आजाद बरतानिया से हुआ। हाँ, तो हमारे उनके हालात कमोबेश एक जैसे थे एक वक्त पर। तो हाँ, मतलब आप याद होगा कि जो इंडिया के जो खिलाफ जो जनरल्स लड़े हैं, they had also fought in the US War of Independence। जो टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, जनरल क्रॉमवेल कुछ था उनका नाम, वो यहाँ पर सरेंडर करके फिर इंडिया आए थे वो लड़ने के लिए। तो देयर इज ए कनेक्शन, कॉलोनियल कनेक्शन इंडिया पाकिस्तान में। और आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत अच्छा कवरेज किया, महात्मा गांधी के ऊपर काफी आर्टिकल्स थे, नेहरू के ऊपर काफी आर्टिकल्स थे। और इंडिया बहुत ही यूनिक कंट्री था भाई। इंडिया के जो लीडर्स थे उस जमाने के, दे वर मोर एनलाइटेंड देन ब्रिटिश लीडरशिप। इनफैक्ट सर, एक चीज मैं आपको बीच में टोक कर पूछ भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, शायद मतलब आपने शायद देखा हो कि मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि अक्सर लोग नेहरू के वामपंथी रुझान में ये समझते हैं कि सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था कि अमेरिका में काम करने वाले जो कम्युनिस्ट नेता थे उनका भी काफी प्रभाव और संपर्क नेहरू के साथ था। तो ये माना जा सकता है कि नेहरू की जो सोच समझ वामपंथी रुझान को लेकर थी उसमें थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हाथ था अमेरिकन पॉलिटिक्स का भी था और वहां पर वामपंथ में काम कर रहे नेताओं का भी शायद था। देखिए, नेहरू ने मेरे ख्याल से 1950s में यूएस का 2 महीने का दौरा किया, कई लोगों से मिले, उसके बाद उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट ज्वाइन किया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अमेरिका नहीं आते और अमेरिका को नहीं देखते तो शायद वो सोवियत यूनियन के कैंप में होती इंडिया। तो मेरे ख्याल से अमेरिका का जो वो ट्रिप था नेहरू का, उससे देखिए 1965 से पहले अमेरिका और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। आपको पता है आईआईटी कानपुर जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने बनाया, 9 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, यूएस एड का उसमें दखल था, प्रोफेसर ने करिकुलम भी बनाए। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ वो भी अमेरिका की मदद के साथ बना। इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की डेमोक्रेसी में अमेरिका के कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट था। ऑल ऑफ दिस बिफोर द वॉर ऑफ 65।
लेकिन जो ताल्लुकात खराब हुए 1974 के बाद, जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की, उसके बाद से इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ही, मतलब यूं कहिए कि दूर हो गए हैं दोनों मुल्क एक दूसरे से। और इंडिया जो है सो नॉन अलाइंड होते हुए भी काफी सोवियत, प्रो सोवियत हो गया था। अगर आप इंडिया का डिफेंस सिस्टम देखें, अभी भी इंडिया 50 to 60% इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो रशिया पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। तो हाँ, तो इन प्रैक्टिस काफी प्रो सोवियत यूनियन हो गया था। इट इज बिकॉज ऑफ द 74 के जो टेस्ट हुए हैं, वरना ये जो स्लोगन है ये बेमाने नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अ सिंबॉलिक चीज नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, इनमें इट इज बट नेचुरल कि इनमें साझेदारी हो, दोस्ती हो। और दूसरी चीज आप देखें कि देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ कल्चरल एफिनिटी। मैं इंडिया से हूँ, लेकिन मैं अमेरिका में आई फील एट होम, और आई डोंट फील दैट कि मैं अपनी इंडियननेस छोड़ दिया हूँ। यहाँ मेरे घर से 1 मील दूर पे थिएटर है, जहाँ पे जिस दिन इंडिया में मूवी शुरू रिलीज होते हैं वो यहाँ पे रिलीज होते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे गोदावरी नाम के रेस्टोरेंट में, उसमें आप इडली वड़ा भी खाएं, और स्टार ऑफ इंडिया में जाके आप तंदूरी भी खाएं। सो इट्स लाइक देयर इज एन इंडिया इन अमेरिका। लेकिन थोड़ी जियोपॉलिटिक्स की वजह से ताल्लुकात अलग हो गए, और आइडियोलॉजिकली भी डिस्पैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में काफी लेफ्ट है। इंडिया में मैं लोगों को मजाक से कहता था, भाई अमेरिका में तो कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं है, वहां पे तो हर शेड्स की कम्युनिस्ट पार्टी, RPIA, RPIM, CPI, CPIM, पूरा अल्फाबेटिक सूप है वो कम्युनिस्ट पार्टीज का, इतना लंबा। यानी इंडिया का लेफ्ट में ही 6-7 पार्टीज होते हैं। तो क्या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब मोटे तौर पर तो एक दूसरे से जुदा है, हमें मालूम है कि वहाँ राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, हमारे यहाँ नहीं है उस तरह से। लेकिन क्या जो आप सिनेरियो देखते हैं, जो रंग है पॉलिटिक्स के वहां पर, भारत से मिलते जुलते हैं वैसे ही? बहुत ज्यादा। मतलब मिसाल के तौर पे आप मीडिया देख लीजिए, मीडिया जितना फ्री है इंडिया में अभी भी, मतलब लोग आजकल डर रहे हैं। मतलब यू हैव नाउ, भाई आपके पास, हमारे पास शॉन हैनिटी है, आपके पास भी शॉन हैनिटी है, रिपब्लिक चैनल पे चलते हैं वो। तो देयर इज वेरी सिमिलैरिटीज है। और ये जो सिमिलैरिटीज इसलिए भी आने लगे हैं, हमारे पास हॉलीवुड है, आपके पास बॉलीवुड है। सी देयर आर वेरी सिमिलर थिंग। दूसरे मुल्कों में ये चीजें नहीं है, सॉफ्ट पावर वाली बातें। तो मुझे लगता है कि बिकॉज इंडिया एक यूनिक मुल्क है जो पैदाइशी डेमोक्रेसी है, ये बात लोगों को भूलना चाहिए। इंडिया पैदाइशी डेमोक्रेसी है, और इंडिया में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज उसी दिन मिला था जब आजादी। अमेरिका तो स्ट्रगल करते हुए आई ना, यानी औरतों को हक नहीं था, वो 1919 में कहीं मिला, फिर अफ्रीकन अमेरिकन को भी 1965 तक भी कुछ राइट्स नहीं थे। तो अमेरिका की, इंडिया की इस वजह से। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप दुनिया को समझें तो पिछले 200 साल से इस दुनिया में हम ऐसे दौर में रहे जिसमें अंग्रेजी की हेजेमनी है। हाँ, ये वेस्टर्न डोमिनेशन नहीं है, जर्मनी का कुछ डोमिनेशन नहीं है दुनिया पे, फ्रांस का कुछ भी नहीं है, आयरलैंड का नहीं, ये सिर्फ एंग्लो सैक्सन डोमिनेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के डोमिनेशन है दुनिया में। और क्योंकि इंडिया भी इंग्लिश स्पीकिंग है, एटलीस्ट एट द एलीट लेवल, कि हम भी उस हेजेमोनिक क्या कहते हैं दरबार में एक जगह हमारी है भी, हालांकि वी आर नॉट अलाइन विद देम। उसके बावजूद हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे लिटरेचर, हमारे प्रोफेसर, कितने इंडियन सुपरस्टार हैं जो रशियन में लिखते हैं भाई, सारे के सारे अपने सुपरस्टार इंग्लिश में ही लिखते हैं, इफ दे आर नॉट राइटिंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ना। तो वी आर पार्ट ऑफ द इंग्लिश, क्या बोलना चाहिए, कल्चरल हेमिस्फीयर। और वो वैल्यूज हमें हैं जो रेजोनेट इन अमेरिका, दैट रेजोनेट विद ब्रिटेन। इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अगर आप देखें, क्रिकेट में, क्रिकेट टीम्स की देर से मच मोर एफिनिटी विद ऑस्ट्रेलिया देन से इवन साउथ अफ्रीका, दूसरे। तो जहां जहां पे अंग्रेजी है वहां वहां से ये कल्चरल एफिनिटीज तो है ही, और जो फॉरेन पॉलिसी में इवेंचुअली ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये जो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो अलायंस बढ़ रहा है बाकायदा चाइना की वजह से, मेरे ख्याल से यूं कह सकते हैं उस पर आऊंगा सर, उस पर आऊंगा, इसलिए टोक लेकिन रहा एक हूं। बात मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया का जो कल्चर है इट लीन्स टुवर्ड्स अमेरिका, बट इंडिया में एक ऐसी पॉलिटिकल एलिट रही है दैट लीन्ड अवे फ्रॉम अमेरिका बिकॉज ऑफ सोशलिज्म, और वो बिकॉज इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा थी। अब इंडिया में इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा हो गए सो वो रुझाव अब दोनों तरफ से उधर जा रहा है।
इनफैक्ट मैं 1947 से पहले की बात कह रहा था, तो मुझे लगता है मुझे कुछ नामों का जिक्र करना चाहिए, जिसमें मैं पॉलिटिक्स के अलावा भी स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका आते हैं और शिकागो। 1890, जी 1891 92 93, मतलब उस वो दौर है कि 1893 का, वो आते हैं और वहां पर भाषण देते हैं शिकागो में, और आज भी हिंदुस्तान में याद किया जाता है। इसके अलावा मार्क ट्वेन, उनका भारत दौरा होता है और दुनिया हिंदुस्तान को जानती है मार्क ट्वेन की बदौलत। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि रुडयार्ड किपलिंग साहब ने अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जो ब्रिटेन से आते थे, लेकिन उनसे भी अमेरिका ने बहुत कुछ हिंदुस्तान के बारे में जाना। मार्टिन लूथर किंग एक बड़ा नाम हुए जिन्होंने महात्मा गांधी से काफी प्रेरणा ली और अपने यहाँ पर जो है अपने राइट्स के लिए वो लड़े और वो मानते थे महात्मा गांधी को। तो ये अहिंसा है। की और जो बिल्कुल, प्रिंसिपल है। और इनफैक्ट बाद में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त भी रूजवेल्ट ने काफी जोर लगाया कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए, जिस पर उनका चर्चिल के साथ गहरा मतभेद भी था। तो मतलब 1947 से पहले बहुत चीजें हुई, और वो केवल पॉलिटिक्स या कूटनीतिक संबंधों में ही नहीं, बल्कि मैं देख रहा था कि बहुत सारी चीजों में हुई, साहित्य में भी हो चाहे, और या फिर अध्यात्म के मामले में भी हो। जी हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि 1974 तक इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात वेर गुड। ये और बात थी कि इंडिया जो है सो फुली, इंडिया वाज नॉट, मतलब ये मैं बगैर किसी को ऑफेंड किए ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे इंडिया वाज नॉट दैट डेवलप्ड कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो तेजी से बढ़े आगे। सो दैट वाज द डिफेक्ट। सो हालांकि इंडिया की जो एलिट थी वो पूरी अच्छी तरह से समझती थी कि अल्टीमेटली यहाँ पे जाना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जो कम्युनिस्ट थे, अब भी कम्युनिस्ट है, लेकिन वो कभी सोवियत यूनियन की तरफ नहीं गए। वो अमेरिका के यहीं प्रोफेसर बने हैं, यहाँ के बिजनेस स्कूल में पढ़ाते हैं, है तो कम्युनिस्ट, लेकिन गए तो वो मैं कह रहा हूँ ना कि कह सकते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स लेफ्ट ऑफ सेंटर थी काफी जमाने तक, लेकिन हमारी जो कल्चरल एफिनिटीज है, नेशनल एफिनिटीज है, वो हमेशा से यूएस लीनिंग थी। कोई ऐसा एस्पायर नहीं करता था कि मतलब किसी और मुल्क की तरफ। हम लोग ने बर्तानिया के लिए भी वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सेंटिमेंट। और अनकॉन्शियसली सब लोग जो खासतौर से थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में कॉलोनियलिज्म का शिकार बने हैं, उनके लिए अमेरिका वाज अंटिल 60s 70s एक शाइनिंग सिटी ऑन द हिल कि भाई अमेरिका भी एक कॉलोनी थी, देखो क्या बन गई आज, कहाँ से कहाँ, तो हम भी पहुंच सकते हैं वहाँ। और फिर अमेरिका का जो डेमोक्रेसी का मॉडल था, इट वाज इंस्पिरेशनल। आपको पता है इंडिया जो फेडरल सिस्टम है, जो स्टेट्स भी हैं, और जैसा कि अब इंडिया की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनी है उसमें काफी टेंशन है ना कि स्टेट क्या करेंगे, सेंट्रल करेंगे। ये इट इज बेस्ड ऑन अमेरिकाज हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन। भारत जो राज्यों का संघ है। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि जो आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लफ्ज हैं फंडामेंटल राइट्स, वो दे आर बेस्ड ऑन द यूएस बिल ऑफ राइट्स। आपको ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी है, इंग्लैंड के पास तो है भी नहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन वो तो एक किस्म से इवन दो हमारे पास जो वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन द फेडरलिज्म अमेरिका से आया, तो एट दैट सेंस आप ये कह सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिखने वाले थे उन्होंने भी तो यहीं से पढ़ के गए थे। अम्बेडकर साहब भी यहाँ आए थे, उनको काफी अमेरिका का इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर। सो आई थिंक हिस्टोरिकली स्पीकिंग के ये इनएविटेबल था कि अमेरिका और इंडिया बिकम क्लोज एलाइज। बाइडेन ने ये 20 साल पहले कहा था कि ये इनएविटेबल है कि इंडिया अमेरिका के लिए अहम बन जाए। और अब मेरे ख्याल से बहुत ही रिसेंटली दोनों ओबामा और बाइडेन दोनों ने ये कहा है कि 21st सेंचुरी में जो सबसे क्रिटिकल ताल्लुक रिलेशनशिप है वो बिटवीन इंडिया और अमेरिका। आपको मैं बताता हूँ, ये कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट, जो पहली फीमेल वाइस जिन्हें प्रेसिडेंट लेकर है, हिंदुस्तान में बड़ी उम्मीदें भी हैं। लेकिन अभी तक है। अभी तक तो उनका स्टॉक थोड़ा सा डाउन है, बट पॉसिबिलिटी कि जो अगला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो इंडिया का, अमेरिका का, इट कुड बी निकी हेली वर्सेस कमला हैरिस, यानी दोनों इंडियन अमेरिकन, यानी दोनों पार्टी के लीडर्स कैन बी इंडियन अमेरिकन। तो ये ताल्लुकात तो बढ़ते जाएंगे, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग।
आप आगे देखेंगे, अरे वुमेन एस्ट्रोनॉट इंडिया से है, अरे इसका सीईओ, उसका सीईओ। भाई आप बोल रहे हैं हार्वर्ड का डीन भी इंडियन है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के बिजनेस स्कूल के भी डीन इंडियन है, कई मतलब इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल यहाँ पर। और उसका वो रेजोनेंस इंडिया में भी होगा, इंडिया से रेजोनेंस यहाँ होगा। तो फॉर एग्जांपल जो वॉर्टन बिजनेस स्कूल के डीन थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। मैं जब उनसे मिला और उनको पता चला मैं हैदराबाद से हूँ, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो हैदराबाद में बिजनेस स्कूल बना के आया हुआ हूँ। तो वो वॉर्टन के ताल्लुकात के साथ बना हैदराबाद बिजनेस स्कूल जो है। सो देयर आर बहुत इस तरह के आपको बहुत मतलब छोटे छोटे यूएस के इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर और इंडियन के कॉन्ट्रीब्यूशंस अमेरिका में, दे आर ह्यूज। मतलब जियोपॉलिटिक्स के अलावा भी पॉलिटिक्स हमारी अलग अलग रहो, लेकिन देर इज ऑल्सो एक सेकंड चैनल ऑफ कोऑपरेशन, वो मुसलसल चल ही रहा है। जी। अच्छा, मैं देख रहा था कि आपने नेहरू के दौरे का जिक्र किया, लेकिन उसे एक बड़ा डिप्लोमेटिक डिजास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि राय ये बनी अमेरिका में कि थोड़ा हैंडल करना मुश्किल है नेहरू को, क्योंकि जो कुछ भी ऑफर किया गया उन्होंने माना नहीं। हो सकता है वो न्यूट्रल होने की तरफ जा रहे हो, लेकिन अमेरिका ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मगर फिर भी अमेरिका भारत के संबंध ठीक रहे, और आप ही के मुताबिक 1974 तक ठीक रहे। लेकिन सर फिर 1971 में क्या हुआ? 1971 में और 1947 में भी इनफैक्ट हमने दोनों समय कभी ये नहीं पाया कि अमेरिका हमारे पास था, साथ था किसी भी जंग में। 64 में भी हमने ऐसा कोई खास तो कुछ देखा नहीं, मतलब बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं दिखा 1974 से पहले भी कि हम कहें कि अमेरिका ने हमें आगे बढ़कर हमारा साथ दिया, जबकि हम जंग कर रहे थे, हमारे ऊपर जंग लादी गई। देखिए जो डायरेक्ट इंडिया को जो यूएस से मिलिट्री सपोर्ट मिली थी, वो 62 वाली जंग, एयर सपोर्ट भी मिला था। ठीक है, तो अमेरिका ने डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे चाइना के खिलाफ 1962 वाली जंग। ये शायद आपके सुनने वालों को खास तौर से याद रखना होगा कि दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप रिकग्नाइज ये करना है कि जो ये दौर था 1950 से लेकर 1989 तक, तो अमेरिका का पूरा जोर इस बात पे लगा हुआ था कि कम्युनिज्म को रोका जाए, सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन जो हो रहा है उसे रोका जाए, फिर उसके बाद उसको रोल बैक करें। तो अमेरिका की सारी फॉरेन पॉलिसी वाज रोटेटिंग अराउंड ये सिंगुलर गोल कि ये जो चैलेंजर है सिस्टम, हम उनको उससे लड़ना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो 62 वाली जंग में तो अमेरिका ने इंडिया का सपोर्ट दिया, लेकिन जब इंडिया स्टार्टेड लीनिंग टुवर्ड्स सोवियत यूनियन, उसके बाद से वो कोल्ड वॉर वाली लॉजिक में जो 65 में जो जंग हुई, उसमें अमेरिका वो तो देखिए ठीक है, देखिए चाइना वो तो चला गया पाकिस्तान की तरफ। नहीं, मैं हाँ, पाकिस्तान की तरफ वो लीन करने लगे। राइट, 65 से पाकिस्तान की तरफ स्ट्रेटेजिक लीनिंग शुरू हो गई थी। तो 71 में इस वजह से भी मतलब बाय नाउ द यूएस वाज सीइंग, मतलब 59 का जो दौरा था ना नेहरू का, जब से वो नॉन अलाइंड मूवमेंट में ज्वाइन करे थे, वहां से तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कम होने लगी। हालांकि चाइना की जंग में तो यूएस डिड सपोर्ट, उसके बावजूद भी देयर वाज सिविलियन इन्वेस्टमेंट चल रहे थे, इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी चल रहे थे, इंडियन डेमोक्रेसी डेवलपमेंट में भी 1970s तक यूएस एड ने बहुत पैसे खर्च किए थे। लेकिन जंगों की बात है तो 65 और 71 में अमेरिका ने बिल्कुल इंडिया का साथ नहीं दिया, बट इंडिया वाज ऑलरेडी leaning towards the Soviet Union उन दोनों दिन। तो I think it is not fair of India। नहीं, मैं फिर इस सवाल को इस तरह से देखना चाहता हूँ कि देखिए चाइना के साथ जब हमारी जंग थी, तब तो अमेरिका को क्लियर था कि चाइना किसके साथ खड़ा है, कम्युनिस्ट देश है, तो हमें भारत का साथ देना चाहिए। लेकिन जहां भी पाकिस्तान का नाम आया, वहां पर अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं दिखता। क्या इसका एक बड़ा कारण ये है कि वो पाकिस्तान को, यानी अमेरिका पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बफर स्टेट के तौर पर यूज करना चाहता था, और भारत कभी नहीं हो सकता था क्योंकि उसे दिखता था कि भारत न्यूट्रल पोजीशन पर ज्यादा जोर देता है? तो क्या हमेशा अमेरिका के सामने क्लियर रहा कि जब भी भारत पाकिस्तान लड़ेंगे हमें पाकिस्तान के साथ रहना है, बाकी अगर भारत चाइना से लड़ेगा या किसी कम्युनिस्ट मुल्क से लड़ेगा तो हम साथ दे दें? देखिए आपने ये लफ्ज हाई मेंटेनेंस सुना है, इस्तेमाल किया जाता है कि भाई, तो बाद लोगों से आप मोहब्बत भी ज्यादा करते हैं, लेकिन वो हाई मेंटेनेंस वाले होते हैं। हाँ, यानी हर छोटी बात पे बहस, हर चीज पे मुश्किल है, बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत, बड़े जबरदस्त, लेकिन आई हैव टू, हर बात मुझे सोच समझ के करनी चाहिए। तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन ए हाई मेंटेनेंस स्टेट जहां तक अमेरिका का सवाल है। मिसाल के तौर पे अब भी
अब भी इंडिया ने ये जो S-400 खरीदे रशिया से, ये तो दगाबाजी है ना। अमेरिका की दोस्ती के बावजूद फिर वो वापस रशिया चले गए। F-16 का जो 2016 में जो प्रपोजल था, हालांकि F-21 दे रहा था अमेरिका, विच वुड हैव बीन मोर एडवांस्ड फाइटर प्लेन देन पाकिस्तान के पास जो F-16 है, उसके बावजूद भी वो डील नहीं गई। तो इंडिया के पास ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो चाहता है कि वो किसी दूसरे मुल्क का चमचा ना बने, राइट। इंडिया वांट्स इक्वल रिलेशनशिप। भाई आप इक्वल हैं नहीं तो कैसा इक्वल हैं ये, राइट। तो आपकी जीडीपी देख लें, अमेरिका का जीडीपी देख लें, पावर देख रहे हैं, रिश्तेदारी में आपको ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन यू वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो उससे ये होता है कि इट मेक्स इंडिया एन अनरिलायबल एलाई इन टेंस सिचुएशंस। इनफैक्ट मेरा जो पिछले हफ्ते आर्टिकल जो बहुत इंडिया में भी काफी लोगों ने पढ़ा, कई वेबसाइट्स पे, यहाँ पे भी पढ़ा, चाइना में भी ट्रांसलेट हुआ, मैं यही सवाल उठा रहा हूँ कि क्या इंडिया अमेरिका का उतना रिलायबल एलाई है जितना ऑस्ट्रेलिया है, ये जो क्वाड की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अलबत्ता वाज विलिंग टू बिकम अ क्लाइंट स्टेट। अगर आप पाकिस्तान का रोल देखें ड्यूरिंग द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने वो हर चीज की जो अमेरिका चाहता था। और फिर 2001 के बाद आपको याद है जब मुशर्रफ का जो टेक ओवर हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है कि पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल यहाँ पे कह रहे थे दिस इज अ कू अगेंस्ट वॉशिंगटन, राइट, कि पाकिस्तान फाइनली वॉशिंगटन के खिलाफ कू करके आजाद हो गया। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो अमेरिका के आदमी थे। नवाज शरीफ साहब अजीब आदमी थे। उन्होंने मुझसे एक बार कहा था, भाई मुख्तदर, पाकिस्तान से वॉशिंगटन से ट्रेन जो का जो टनल है, जो अंडर वाटर जो आता है इस्लामाबाद तक, आप मुझे उस पर बिठा दें। तो यूज्ड टू थिंक अमेरिका हैज स्पेशल इन्फ्लुएंस कि दे कैन डिसाइड कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को। तो एनीवे, तो जो मुशर्रफ का कू था, इट वाज सपोज्ड टू बी पाकिस्तान इंडिपेंडेंस फाइनली फ्रॉम अमेरिका। लेकिन 2001 के बाद आपको फेमस स्टेटमेंट याद होगा, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाला, जॉर्ज बुश। तो पाकिस्तान ने तालिबान को छोड़ उल्टा रिवर्स हो गया ना, वो वापस सरेंडर किया, वो कू खत्म हो गया मुशर्रफ का। बिल्कुल। हाँ, तो पाकिस्तान हैज ट्वाइस प्रूव्ड कि इट कैन बी ए क्लाइंट स्टेट। इंडिया ने ये कभी नहीं कहा। अब भी देखें, आप क्वाड की बात कर रहे हैं, 2020 में जो चाइना के साथ जो भी कहें आप, हाथापाई जो भी हो गया, इंडिया ने सम टेरिटरी भी लूज की है 20 किलोमीटर की, कई लोग मारे गए, उसमें अमेरिका ने काफी सपोर्ट किया। उसके बावजूद ये जो इमर्जिंग कोल्ड वॉर है अमेरिका की चाइना का, इंडिया इज नॉट विलिंग टू बिकम ए क्लाइंट स्टेट ऑफ द यूएस, जिस तरह पाकिस्तान बन गया था। अब भी देखें आप, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, यानी वो चाइना के ऑर्बिट में है ही, इवन दो इट इज नॉट। तो वो हेज कर रहा है ना, हेजिंग कहते हैं इसको, कि वो दोनों तरफ बैट कर रहा है, यानी दोनों घोड़ों पे बैट कर रहा है कि खैर अगर एक जीत हार गया तो दूसरा जीत जाएगा। तो ये तो क्या डिप्लोमेटिक दुनिया दुनिया में इसे कुशलता कहा जाता है? वेल, इंडिया के लिए इट मे बी, इंडियंस माइट थिंक इट इज अ स्मार्ट स्ट्रेटजी इंडिया के लिए, लेकिन अमेरिका के लिए इट सेज कि भाई हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। कल पलट के ये फिर रशियन हथियार ले लेगा, फिर पलट के चाइना ज्वाइन कर लेगा। और क्या यही कारण है सर कि अमेरिका बहुत सारे हथियार इंडिया को देने से बचता है, जबकि वो खुले हाथ से ऑस्ट्रेलिया को दे देता है और वो खुले हाथ से यूरोप में भी बांट लेता है? हाँ, तो वो रिलेशनशिप तो वहां तक नहीं आई है। बाज लोगों का, देयर आर सम पीपल, खासतौर से जो इंडियन अमेरिकन हैं और बाज जो प्रो इंडिया अमेरिकन है, उनका सोच ये है कि अमेरिका करंटली हैज स्पेशल रिलेशंस जो दो मुल्कों के साथ बहुत खास, एक बरतानिया है, दूसरा इजराइल, फॉर वेरियस रीजन, कल्चरल, रिलीजियस रीजन। और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ अमेरिका के ऐसे ताल्लुकात है कि भाई अगर वो मुल्क अमेरिका के मफादात के नुकसान भी करे तो वो दोस्ती खत्म नहीं होगी। ऐसा कोई मुल्क नहीं है, ना जर्मनी है, ना फ्रांस है, ना ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया कैन बी दैट थर्ड कंट्री, इंडिया कैन बी दैट थर्ड कंट्री, लेकिन उसके चंद शराइत हैं। इंडिया शुड रिमेन ए डेमोक्रेसी, इंडिया शुड रिमेन ए सेक्युलर स्टेट, इंडिया अपने माइनॉरिटीज की उसी तरह से प्रोटेक्ट करें जैसा कि एक डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर इंडिया एक मेजॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन पॉपुलर स्टेट बनता है तो अमेरिकन लीडर्स के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो कंसेशंस करें। मिसाल के तौर पे जो
तुर्की ने भी यही हरकत की ना कि S-400 खरीदे रशिया से, और फौरन उसके ऊपर हालांकि वो नेटो एलाई है, उसके बावजूद टर्की प्रतिबंध लगे। वो सैंक्शन, ना सिर्फ सैंक्शंस लगे बल्कि टर्की को F-35 प्रोग्राम के बाहर किक आउट कर दिया। अब उसको F-35 नहीं मिल सकते, और उसके जो तकरीबन 250 कुछ बिलियन डॉलर्स अमेरिका के पास अभी भी है, उन पे कुछ सख्तियां लग गई हैं। इंडिया ने 1998 में खरीदे ये S-400 जो अब डिलीवर हो रहे हैं, $5.5 बिलियन का डील है, लेकिन इंडिया पे वो सैंक्शंस अभी लागू नहीं हुए, उन्होंने नहीं कहा, और वो बहस चल रही है अमेरिका में, बट ऑलरेडी सेनेटर्स लॉबी कर रहे हैं कि इंडिया पे सैंक्शन ना लगाए जाए, बिकॉज इस उम्मीद से कि इंडिया विल बिकम ए रोबस्ट एलाई अगर अमेरिका और चाइना का जो कंपटीशन है वो इंटेंस हो जाए। एक तो अमेरिका, हाँ मैं ये एक सवाल पूछना भी चाहता था कि अमेरिका बहुत सालों से चाहता है कि इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा हो और उससे टक्कर ले, तो क्या एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, मतलब भारत के पास एक फायदा है ये कि वो कुछ भी करेगा, अमेरिका उस तरह से भारत को प्रतिबंधित नहीं कर सकता, और दूसरा क्या ये भी है कि हमारा जो मध्यम वर्ग है जो खरीदारी करने में सक्षम है अमेरिकी उत्पादों की, तो क्या एक ये भी बड़ा कारण है। ये दो बड़े कारण हैं कि हम कितने भी शैतान बच्चे हो जाएं, अमेरिका हमसे उस तरह से जो है दामन नहीं छोड़ा सकता जैसा वो टर्की के साथ कर रहा है। देखिए, जो यूएस इंडिया का जो अभी ट्रेड है कुछ $250 बिलियन के करीब है, लेकिन इंडिया के जो सबसे बड़े आर्म सप्लायर्स हैं वो रशिया, फ्रांस और इसराइल है। अमेरिका इज नॉट इवन इन द टॉप 3। द रियल टेस्ट ऑफ डिफेंस कोलैबोरेशन वहां होगा कि जब इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम्स है वो अमेरिका की तरह हो, अमेरिका से हथियार ले, ना सिर्फ के जो एक्चुअली ओपोनेंट्स है उनसे लें। दूसरी चीज ये है कि मेरी एक थियरी है कि अमेरिका जैसा आपने देखा होगा सुपर हीरोज होते हैं, तो हर सुपर हीरो का एक साइड किक होता है, यानी बैटमैन के साथ रॉबिन, राइट? तो जब अमेरिका जंग लड़ने गया था सोवियत यूनियन से, तो यूरोप उसका रॉबिन था। सही। अमेरिका वाज बैटमैन, यूरोप वाज रॉबिन। तो अब अमेरिका को रॉबिन की तलाश है चाइना के खिलाफ, और अमेरिका चाहता है कि इंडिया रॉबिन बन जाए, तो बैटमैन रॉबिन दोनों मिलकर घेर के मारेंगे चाइना को। लेकिन इंडिया इज नॉट विलिंग टू प्ले दैट रोल, समझे ना? इंडिया वांट्स टू से, हाँ एक्चुअली मुझे आपकी बात कह रहा है कि भाई आपके जो भी आप मुझे दे सकते हैं आप मुझे दे दें, लेकिन मैं चाहा या ना चाहा, आई मे हेल्प यू, आई मे नॉट हेल्प यू, आई डोंट नो, ये कॉय एटीट्यूड है इंडिया का। और मुझे बड़ा हैरत, बिकॉज इंडिया इज सो बिग और सो इम्पोर्टेंट, न्यूक्लियर पावर है, और इस सेंचुरी 21st सेंचुरी में आप देख लें दुनिया के 3 सबसे बड़े इकोनॉमीज इंडिया, चाइना और अमेरिका ही है। ये सेंचुरी, पूरी सेंचुरी इज अबाउट दीज 3 कंट्रीज, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो इट इज बेटर कि द नंबर 3 इज अलाइंड विद नंबर 1 रादर देन नॉट। खासतौर से जब नंबर 2 और नंबर 1 के बीच में गैप कम होते जा रहा है। अभी आप क्वाड को देख लें, ये जो क्वाड बना है ये सारे डेमोक्रेसीज हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। इन चारों की इकोनॉमी अगर ले लें तो $30 ट्रिलियन होती है, बिल्कुल चाइना का डबल, राइट? और ये चाइना का डबल करने के लिए फिर 2 न्यूक्लियर पावर हो जाते हैं, इस तरफ चाइना अकेला हो जाता है वहां पर। तो ये सारी एसेट्स इंडिया ब्रिंग्स पॉपुलेशन, इंडिया ब्रिंग्स न्यूक्लियर पावर, इंडिया ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी, इंडिया ब्रिंग्स ए वेरी वाइब्रेंट इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें अमेरिका को चाहिए, लेकिन आई थिंक देयर इज ए टिपिंग पॉइंट। ये मुझे पता नहीं वो टिपिंग पॉइंट क्या है। देयर इज ए टिपिंग पॉइंट एट विच अमेरिका विल से कि ये रिश्तेदारी बहुत महंगी पड़ रही है, एंड इट्स वन वे खाली। दूसरी चीज ये है कि मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप ये ऐसे 2 पिलर्स की तरह देखें, यूएस चाइना रिलेशंस और यूएस इंडिया रिलेशंस। अगर यूएस चाइना रिलेशंस जितने खराब होते हैं उतना अमेरिका इंडिया को टॉलरेट करेगा, और यानी इंडिया की जितनी जरूरत बढ़ेगी अमेरिका को चाइना के खिलाफ, वो इतना बर्दाश्त करेगा इंडिया की व्हाटएवर बेवफाइयां कह ले। लेकिन अगर चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होते जाएंगे तो फिर इंडिया की तरफ बर्दाश्त अमेरिका की कम होती जाएगी, स्पेशली ऑन ह्यूमन राइट्स। ना सिर्फ उस पे, इकोनॉमिक एरियाज पे भी इंडिया बहुत गड़बड़ करता है। इट्स नॉट फेयर ट्रेड वाइज, वेपन्स के मामले में भी मतलब आई हैव ए फीलिंग कि इंडिया के साइड अभी करप्शन भी बहुत ज्यादा है, ये रफाले वाला चक्कर, और ये तो इंडिया में गवर्नेंस का भी प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, और थोड़ा करप्शन का भी प्रॉब्लम है, विच इज हैविंग ए स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट
समझ रहे ना आप, इंडिया की ग्रोथ पर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वगैरह पे देयर इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द करप्शन। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे आपने अभी कारोबार के बारे में बात की कि अमेरिका और भारत का जो कारोबार है, तो मैं ये पाता हूँ कि चीन का तो सबसे ज्यादा कारोबार है अमेरिका के साथ। तो एक लड़ाई भी जो होगी वो कब होगी, कैसे होगी, कि वो बिल्कुल एक दूसरे से बात करना बंद कर दें, ये तो बड़ा मुश्किल है। बट मुझे आपकी बात से याद आया कि हम जो चाइना के साथ पॉलिसी बनाए हुए हैं वो तो 1949 से है। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि हम चीन को मान्यता दें, हमने दी। अमेरिका ये भी चाहता था, अब तो कागजात सामने आए हैं। और मैं एएस भसीन साहब के साथ बात कर रहा था, जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में इतिहास विभाग संभालते थे। उनका भी कहना था, अब मेरे पॉडकास्ट में भी और बात हुई थी, कि हाँ, अमेरिका एक वक्त चाहता था कि भारत जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए और चाइना वाली जो जगह है वो ले ले, क्योंकि जिस चाइना को उन्होंने बनाया था वो चाइना तो चाइना रहा नहीं था। लेकिन भारत ने मना किया, नेहरू ने वहां पर भी स्टैंड लिया। तो जो भारत है वो कॉन्स्टेंटली, चाहे कितना झगड़ा हो चाइना से, वो इस मामले में तो मुझे लगता है कि बहुत दृढ़ता से जो है कायम है कि भाई हम चाइना से नहीं लड़ेंगे, आप लोग हमें जो देना है दो, नहीं देना है मत दो, हम चीन से लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी भारत को कितना नुकसान पहुंचा रही है या कितना फायदा पहुंचा रही है? क्योंकि जैसा आपने कहा कि समझदारी तो इसी में है कि नंबर 3 नंबर 1 के साथ हाथ मिला ले, और वो तो तभी ज्यादा बेहतर ढंग से मिलेंगे, हाथ भली मिलते रहे, दिल तभी मिलेंगे जब हम चाइना के साथ ठीक से लड़ लें। मतलब लड़ने मतलब सीधा ऐसे ना लड़ें, और तरह से। देखिए देखिए, अगर इंडिया ने मुझे हायर किया एज ए कंसल्टेंट कि एडवाइस करें आप नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैं कहूंगा कि आप जितना हो सके दोनों के साथ खेलें। देखिए, जब अमेरिका सोवियत यूनियन से टेंशन में था, तो उनका जो रॉबिन था वो यूरोप थी, राइट। यूरोप पूरी तरह से अलाइन था, नेटो बन गया वगैरह। इमेजिन करें कि अगर जंग होती तो जंग कहाँ लड़ी जाती? यूरोप में। तो अगर जंग हुई चाइना के साथ, खुदा ना करे, तो जो जमीन पे जंग होगी वो इंडिया में होगी। इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल। और जो समंदर में जंग होगी वो उसमें इंडोनेशिया से लेके ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सब फंसेंगे, राइट। मतलब डजंट मैटर कौन जीता। वो कहते हैं ना कि चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे कटेगा तो खरबूजा ही ना। तो अमेरिका को कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ डेलावेयर में बम नहीं, बमें गिरेंगी, कश्मीर में, लद्दाख में, यूपी में, असम में फौजें घुसेंगी। आपको पता है 1962 की जंग मेरे वालिद ने लड़ी थी। हाँ, तो वो थे इंजीनियर, वो जब ही ज्वाइन करे थे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मुझे एक बार उन्होंने यहाँ पर ऐसी, मैं ऑरलैंडो में उनको लेके फिर रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो डेड बॉडीज की जो बो होती है ना, जो असम में जहां जहां चाइना के साथ जंगें हुई थी, जो डेड बॉडीज थी, इंडिया के भी, चाइनीज सोल्जर्स के भी बहुत लोग मारे गए थे। तो इसे मेरे नाक से आज तक नहीं गई। 40 साल हो गए। मैं फादर वाज सेइंग कि 40 साल, मतलब ये 2000 के करीब से नियरली 40 इयर्स हो गए, वो स्मेल अभी तक है डेड बॉडीज की। तो मैं सोचता हूँ तो मुझे याद। तो ही वाज इंजीनियर, वो झाड़ कटा के रोड वगैरह बना रहे थे ड्यूरिंग द 62-63 की बात कर रहा हूँ, जब भी वो ज्वाइन किए थे। तो इट इज नॉट इन इंडिया फेवर टू बी द बैटल ग्राउंड। तो हाँ, लेकिन अगर आप ये प्लान बना सकते हैं कि अगर अमेरिका, चाइना को ऐसा लगता है कि ये जो अलायंस अगर मजबूत हो गया, अमेरिका और इंडिया की और जापान की, ऑस्ट्रेलिया की और यूरोप की, तो चाइना विल नॉट कोई ऐसी हरकत नहीं करा कि जंग लाजिम हो जाए, राइट। सो दैट इज द थिंग। लेकिन अगर इंडिया पूरी तरह से अमेरिका को कमिट नहीं करता, तो नंबर 2 बोलेगा यार एक ना एक दिन मुझे नंबर 1 बनना है। और शायद दुनिया में कोई, nobody has become a global power without winning a global war। ये याद रखें आप। कोई ऐसा सुपर पावर बगैर जंग जीते नहीं बना है। अमेरिका मतलब ने हम वर्ल्ड वॉर 2 हाथ तो गंदे करने पड़ते हैं। हाँ, अगर आपको मैदान में आकर कबड्डी खेलना है तो फिर वो उसमें तो मैदान में तो गंदगी हो। तो इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल कि व्हाट इट डज, उसके वजह से ये ट्रिगर भी ना हो जाए। देखिए, 2 झड़पें हो चुकी हैं चाइना के साथ, 2017 में, 2020 में। ये और बात है कि इट डिड नॉट टर्न इनटू अ मेजर थिंग, बट दिस इज 1962 के बाद ये पहली बार है ना, ये इस तरह की झड़पें होना। और फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, हॉस्टिलिटीज बढ़ रहे हैं, और चाइना की कैपेबिलिटीज भी काफी
एक्सपोनेंशियली अब सबसे बड़ी नेवी इन शेयर नंबर्स चाइना की हो गई है। आपको पता है कि यहाँ पे जो वॉर गेम्स हुए हैं पेंटागन में, साउथ एशिया में, अगर इस वक्त जंग हुई तो चाइना जीत जाएगी। दिस इज अकॉर्डिंग टू पेंटागन, क्योंकि अमेरिका के सारे फोर्सेस तो वहां नहीं है ना, मिडिल ईस्ट में भी है, यूरोप में भी है, यहाँ पर भी है। तो आपके घर आके लड़ना इज नॉट दैट इजी। देखो, तो चाइना का बैकयार्ड है ना, एवरीथिंग इज देयर, चाइना की सारी सारी फौजें हैं। सो सो इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग चीज। मुझे लगता है कि इंडिया को चाहिए कि ये जो चाइना का बव बनाया हुआ है अमेरिका, मेरे ख्याल से अमेरिकन एलिट इसका फायदा भी लेकर अमेरिका को खुद मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक में जरा जोश आए, इकोनॉमी में तेजी आए, तो इंडिया भी इसका फायदा उठा के अमेरिका के साथ जितने अच्छे ताल्लुकात कर सके इन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, वो करें और दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट। लेकिन इंडिया का भी जो रुख है, जैसा अगर आप मेरा आर्टिकल पढ़े, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि वो मुल्क जो अपने ही पॉपुलेशन पे जंग कर रहा है, क्या वो हमारा एलाई बन सकता है? समझे? तो इंडिया हैज टू मेक श्योर कि इंडिया इंटरनली यूनाइटेड रहे, कि यानी कि आपका हर बंदा हर दूसरे के ऊपर चीख मार रहे हैं कि यू आर नॉट ए नेशनलिस्ट, ये वो मतलब इट्स लाइक एन इनकोहेरेंट चीखा पुकारा बहुत ज्यादा हो रहा है इंटरनली ना, कि बाहर के तमाशे पर गौर करने के बजाय खुद घर में तमाशे बना रखे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी आपने जो 71-74 का जिक्र किया कि तब तक ठीक था, उसके बाद स्थिति खराब हुई। मेरा ख्याल है 91 के बाद चीजें ठीक होना शुरू हुई जब सोवियत यूनियन ढह गया। तो क्या इन 2 दशकों के बीच में हमारे यानी भारत और अमेरिका के बीच कुछ भी नहीं हुआ था? हम दोनों ठिठके हुए खड़े थे क्या? 91 में बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि इंडिया जो है सो हैड अ फॉरेन एक्सचेंज का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इंडिया को डेफिसिट आ गई थी, फिर वो IMF वगैरह जाना पड़ा, जिसके वजह से इंडिया स्टार्टेड लिबरलाइजिंग। तो मनमोहन सिंह का जमाना भी था 90s में, यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, वो पूरा या सो बट व्हाट हैपेंड वाज इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, दैट वाज द टाइम ना, 1991 से लेकर अगर आप देखें तो काफी फेनोमिनल, 2010 तक वगैरह इंडिया वाज ग्रोइंग एट 6-7-8%। पहले वो कहते थे ना, हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट था 3-5%, उसका तकरीबन डबल हो गया, 6-7-8%, 9% तक जा रहा था इंडिया। तो वो सारा लिबरलाइजेशन की वजह से हुआ, और वो दौर ग्लोबलाइजेशन का भी था सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद। तो इंडिया रियली क्या बोलना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन के बस पे चढ़ गई थी। तो उसमें लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपन। ये H1B का मामला शुरू हुआ, इंडिया से लोग आने लगे अमेरिका। अब अमेरिका में तकरीबन 500,000 वो क्या कहना चाहिए 4.5 मिलियन इंडियंस हैं यहाँ पर। ये सब सारे मोस्ट ऑफ देम केम आफ्टर 90 में ना, अभी रिसेंटली। तो ऐसा कोई मेजर स्टेप्स नहीं हुआ, हालांकि क्लिंटन ने एक ट्रिप जरूर की थी कई सालों के बाद, राइट। इंदिरा गांधी 1980s में आई थी यहाँ पर, लेकिन मेरे ख्याल से निक्सन आए थे इंडिया, उसके बाद से शायद बिल क्लिंटन ही गए इंडिया। तो बिल क्लिंटन का जब इंडिया आए थे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बेंगलोर में किसी रिपोर्टर ने पूछा था। उन्होंने कहा था कि भाई, ये आप डबल डेटिंग कब तक करते रहेंगे, हमको तो आपके साथ शादी करनी है, राइट। कि बेसिकली कहेंगे ये पाकिस्तान का छोड़ो आप झंझट, इंडिया के साथ अपनाओ, इंडिया के इंटरेस्ट और आपके इंटरेस्ट ज्यादा करीब है। और क्लिंटन ने भी यही कहा था। इफ यू नोटिस, वो इंडिया में 2-3 दिन गुजारे, पाकिस्तान में सिर्फ 1 घंटे के लिए वो तकल्लुफन, मतलब बुरा ना मानने, हाँ, मुझे याद है, इस पर काफी बड़े बड़े लेख उस वक्त लिखे गए थे कि देखिए क्लिंटन साहब का जो रुझान है वो बताइए। और पाकिस्तान में इस बात को लेकर बड़ा हल्ला मचा कि हम तो देखिए साहब इनके साथ इतना घूमते फिरते हैं, हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। आए और चले गए। हाँ, और फिर बुश के जमाने में देखिए आप, कई चीजें हुई। बुश ने जो 1998 में जो सैंक्शंस लगे थे इंडिया पे, वो फौरन उसको खत्म कर दिए पूरी। बुश ने जो है सो इंडिया के साथ जो न्यूक्लियर डील्स बने, एक तो 2005 में बनी, फिर उसके बाद 2007 के करीब जो इंडिया को इजाजत मिल गई ना द न्यूक्लियर सप्लायर से, टू डू दैट। सो ये दीज वर मेजर एफर्ट्स टू डू दैट। और बाद लोगों का ख्याल है कि अमेरिका इज नर्चरिंग इंडिया to become an ally, और India is being a kind of a reluctant student के लिए reluctant है। there is still India में hesitancy, और वो hesitancy मेरे ख्याल से 2020 की जब चाइना के साथ जो झड़पें हुई हैं बॉर्डर पर,
उसके बाद वो थोड़ी सी कम हो गई है रिलक्टेंसी, बट इंडिया की एलिट इज स्टिल मतलब थोड़ा लेफ्ट तो है ही ना, मतलब आप इंडिया का बिल्कुल। राइट इज आल्सो लेफ्ट। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया का कल्चर बहुत डाइवर्स है कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका की एलिट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, जो आप लेफ्ट हो या राइट हो, जो जो पॉलिसी बनाते हैं उनमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पब्लिक में अभी थोड़ा बहुत आ गई है और छोटे मोटे बकवास फालतू चीजों पर जहां तक अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी है, ग्लोबल पर्पस वगैरह है, तो काफी अग्रीमेंट है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जो रथ को चार घोड़े एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं वो बहुत दूर जाएगी। इंडिया का ऐसा एक घोड़ा इधर जा रहा है, एक घोड़ा उधर जा रहा है, तो वो कहाँ जाएगी? तो फॉर ए लॉन्ग टाइम इंडिया में जो कम्युनिस्ट का जो जोर था, लोकल पार्टीज ले लें, सम प्रेजेंस इन द इंटेलिजेंसिया में तो बहुत था ना, अगर पार्लियामेंट में भी ना हो हुकूमत, तो देयर हैज बीन एन एंटी इंपीरियल जो कल्चर में रहा है वो अमेरिका को के खिलाफ था। और वो हेजिटेंट वो नेहरू में भी था, राइट? वो तो बाकायदा वो लड़े हुए थे इंपीरियल पर। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो राइट विंग आ गई है इंडिया में, उसमें भी एंटी अमेरिकनिज्म है। यानी जो हिंदुत्व के जो कहिए कि जो थॉटफुल लोग हैं, मतलब मेरे लिए बहुत अजीब चीज है वो कहना कि हिंदुत्व में थॉटफुल लोग हैं मेरे लिए तो बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी है। लेकिन उसमें जो समझदार लोग हैं जैसे जयशंकर वगैरह, वो समझते हैं कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात आर स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल। लेकिन जो कल्चरल वॉरियर्स हैं हिंदुत्व के, वो भी उतने ही एंटी अमेरिकन है अमेरिकन कल्चर के खिलाफ जितने जिहादी कल्चर वाले या अमेरिकी बोको हराम सभ्यता वाले। से पूरा खतरा है। बिल्कुल। तो ये जो तो देयर विल कंटिन्यू टू बी रेजिस्टेंस टू अमेरिकन इन्फ्लुएंस। पहले लेफ्ट से था, अब फ्रॉम द राइट रहेगा। तो दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ यूएस अमेरिका रिलेशन। बिल्कुल। अच्छा, हमने बात 1947 से और मोटे तौर पर 1991 तक की है, इसके बाद भी आऊंगा। और अभी आपने जो ये धर्म संकट बताया अमेरिका का, कि उधर भी नफरत है लेफ्ट में और थोड़ी सी राइट में भी है, तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि अमेरिका के आम लोग क्या सोचते हैं हमें लेकर, वो बात करूंगा। लेकिन सर, कैनेडी थे और या उनके बाद लिंडन बी जॉनसन आए, उनका रुख भारत को लेकर सॉफ्ट ही था मोटे तौर पर। मगर यदि निक्सन की बात ना करूं, जिनके काल में ये सबसे ज्यादा बर्बाद हुए संबंध, तो बात अधूरी रह जाएगी। निक्सन के बारे में थोड़ा बताइए, भारत को लेकर जैसे चर्चिल को था क्या निक्सन को भी ऐसा कुछ था क्या? नहीं, उतना ज्यादा नहीं था। वो जो दौर था 70s का, लेट 60s 80s, अमेरिका के ऊपर सोवियत यूनियन का भूत भूत चढ़ा हुआ था, भूत चढ़ा हुआ था, राइट? तो एक वो कैनेडी के जमाने में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, सोवियत यूनियन वगैरह थे, आप याद है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? तो फिडेल कैस्ट्रो की काफी याद तस्वीरें तो क्या थी होगा नेहरू सर, के पढ़ा साथ था, पढ़ा था। हाँ, पढ़ा था। तो और उनके तस्वीरें बहुत ज्यादा थे नेहरू के साथ भी हाँ। नॉन अलाइंड मूवमेंट वगैरह में। ऐसे कैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट जहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन्स होस्ट कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का दौर था बेचारों के जमाने में। तो ये जो इंडिया वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट मुल्क उस जमाने में भी, ये याद रखें आप, जिस तरह इंडिया इज नाउ। तो अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देख लें तो छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बर्तानिया से बड़ी इकोनॉमी इंडिया की तकरीबन। और इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर को एडजस्ट कर लें आप, देखिए आप क्रिकेट को देखें आप, ये जो आईपीएल है, इट इज ए प्रिटी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया ग्रोइंग पावर। ये ऑड चीज नहीं है, ये हाँ, बिल्कुल इंडिया से बिल्कुल का इट इज। बिल्कुल। हाँ, ये कोई ऐसा कोई ऑड, जैसा कि आप बॉलीवुड को ऑड कह सकते हैं कि बॉलीवुड का पावर वाज डिसप्रोपोर्शनेट टू इंडिया, लेकिन आईपीएल इज नॉट। इट इज एग्जैक्टली जैसा इंडिया बढ़ रहा है, वो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, मार्केट परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के बंदे यहाँ आके हिंदी बोलने लग गए, राइट? यहाँ लीग खेलने के लिए। और फिर पुराने जमाने में सब इंग्लैंड जाते थे लीग, अंग्रेजी अब लीग तो खेलने। अब तो या हिंदी में ट्वीट होने लगे हैं, और मैदान या में या भी वैसी राइवलरी नहीं दिखती भारत के खिलाफ खेलते हुए, क्योंकि बिल्कुल सबको नहीं, इट लगता है इज कि आईपीएल जाना है। भाई सब बेसिकली दे नो विच साइड ऑफ देयर ब्रेड इज बटर्ड, कहते हैं ना। तो वो बात अब आई है। तो अमेरिका के लिए भी इंडिया हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट प्लेयर नाउ। उस जमाने में अमेरिकन रियलाइज कि इंडिया विल बी एन इम्पोर्टेंट प्लेयर, लेकिन अभी इट वाज नॉट देयर। सो वो अटेंशन आप देख रहे हैं। और उस जमाने में लिंडन जॉनसन वगैरह के जमाने में वियतनाम वॉर का भी एक अजीब जंग का हाल था अमेरिका के ऊपर। एंड अमेरिका का जो वियतनाम वॉर के जैसा इराक वॉर के बाद एंटी अमेरिकनिज्म दुनिया में फैल गई थी ना,
वियतनाम वॉर की वजह से भी वैसे ही एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट थी हर जगह, खासतौर से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, इंडिया में भी थी। तो मेरे ख्याल से द सिचुएशंस आर नॉट कंपेरेबल, और द पावर गैप भी बहुत ज्यादा था। अमेरिका बहुत पावरफुल था उन जमाने में। अमेरिका को चूज इट्स एलाइज। अब अमेरिका कांट चूज इट्स एलाइज, इट नीड्स दीज एलाइज। चॉइस ही नहीं है, इंडिया के अलावा और कोई है ही नहीं, समझ रहे ना। जर्मनी से कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपने सही कहा, क्योंकि कैनेडी और जॉनसन के रुझान के विपरीत, जैसे उन्होंने कैनेडी जॉनसन की पॉलिसी थी कि भाई ये भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, बीच में पड़ो मत और भारत पर हल्का हाथ रखो, इसके बिल्कुल विपरीत निक्सन गए और 1971 में खुलकर साथ दिया पाकिस्तान का। और बहुत लोग कहते हैं कि 74 में जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो शायद एक भावना ये भी थी कि वो जो अमेरिका को देख रहे थे कि अमेरिका भी अपना बहुत ज्यादा तो साथ देने वाला नहीं है, और एक ना एक दिन आएगा जब हमें सोवियत यूनियन से भी अलग एक ताकत बनना है। तो उसमें और निक्सन की एक अरुचि जो थी, मतलब इंदिरा गांधी को वो पसंद नहीं करते थे, काफी खराब कमेंट्स उन्होंने किए, बाद में दस्तावेजों में सामने आया। निक्सन की कोई पर्सनली भी मतलब कोई परेशानी थी क्या उस तरह की? जैसे कई बार होता है कि नेताओं के जो पर्सनल रुझान होते हैं वो कई दफे देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए मैंने निक्सन का नाम लिया, क्योंकि हिंदुस्तान में निक्सन को कोई बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हम लोग, और शायद निक्सन भी ना देखते रहे हों। यहाँ पर भी निक्सन बड़ा, नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई हुई है निक्सन नाम की, देखें, देखी काफी अच्छे। हाँ हाँ। निक्सन एक बहुत ही ब्रिलियंट आदमी था, बहुत ही छोटे तबके से आया, गुर्बत से बेसिकली बिकेम प्रेसिडेंट, लेकिन उसमें हर किस्म की नफरत थी। ना सिर्फ वो इंडिया के बारे में रेसिस्ट कमेंट्स की उन्होंने, इंदिरा गांधी वगैरह के बारे में, ब्लैक्स के बारे में भी, गेस के बारे में भी, जूस के बारे में, जबकि उनके पूर्ववर्ती बुरी तरह अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, ब्लैक्स के लिए और उस सब एग्जैक्टली। तो हेनरी किसिंजर भी, हालांकि उनके तो कहते हैं कि आखिरी दिनों में बेसिकली हेनरी किसिंजर वाज रनिंग अमेरिका, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद ही वाज वेरी एंटी सेमिटिक, एटलीस्ट स्टेटमेंट्स तो किए हैं उन्होंने, एंटी सेमिटिक, एंटी रेसिस्ट, एंटी वाइट। तो वो ही कल्चरली यूं कहिए कि वो ही वाज अ प्रोटोटाइप ऑफ ट्रम्प, बट वेरी स्मार्ट, ब्रिलियंट, इलेक्शन से काफी अच्छे लड़े वगैरह। तो उस जमाने में वो अवेयरनेस भी नहीं था, प्लस इंडियंस का उतना प्रेजेंस भी नहीं था अमेरिका में। 1997 इट वाज जस्ट बिगिनिंग। आपको पता है कि इमिग्रेशन रिफॉर्म्स 1965 में हुए थे, लिंडन जॉनसन के जमाने में, सिविल राइट्स के बाद। तो इंडियंस आने लगे थे, बट दे वर नॉट एज प्रोमिनेंट देन एज दे आर टुडे ना। तो प्लस अमेरिका में एक चीज तो है, रेसिज्म है। मुझे लगता है कि ये बाइडेन साहब की बात कर रहा हूँ, 2012 में जब वो रन कर रहे थे प्रेसिडेंट के लिए, तो उन्होंने एक ऐसी, पहले हिलरी क्लिंटन ने एक बेवकूफाना बात कही। हिलरी क्लिंटन, यहाँ पर एक स्टेट है न्यू जर्सी, जहाँ पे गैस अगर आप पेट्रोल खरीदे पेट्रोल स्टेशन पर, तो आप खुद नहीं उतरते, आप गाड़ी में बैठे रहे, एक बंदा आकर आपकी गैस भरता है। आई डोंट नो व्हाई दैट इज। मुझे लगता है कि अननेसेसरीली छोटे क्या क्या कम तनख्वाह के जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं वो। आई डोंट नो व्हाट द चक्कर इज। तो एनीवे, तो हिलरी क्लिंटन कह रही थी कि हम न्यू जर्सी में रुके थे गैस भराने के लिए, तो जो आदमी गैस भर रहा था उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये हिलरी क्लिंटन ने कहा। ऐसे जमाने में जब डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे बड़ा डोनर इंडियन अमेरिकन था, उसने ऐसी धूम मचाई कि शी अपोलोजाइज्ड। यहाँ के कहा मैं अपोलोजाइज करती हूँ, मजाक कर रही हूँ, क्योंकि न्यू जर्सी में बहुत ज्यादा इंडियंस हैं, इसलिए वो शी वाज ट्राइंग टू मेक दिस। तो उसने कहा कि मैंने मजाक किया एंड सो आई अपोलोजाइज। उसके चंद हफ्ते के बाद बाइडेन साहब ये कहते हैं कि मैं आजकल 7-Eleven नाम पे यहाँ पे दुकान होती है जहाँ पे आप चाय, ब्रेड, ये वो खरीद सकते हैं। इंडिया में किराना की दुकान कहते हैं, वैसे समझे कि सोफिस्टिकेटेड किराना की दुकान। तो ही सेड यू कांट, हाँ, तो उन्होंने कहा कि यू कांट गो इनटू एनी 7-Eleven टुडे and get a cup of coffee unless you ask in an Indian accent. I am not kidding, बोल के कहा उन्हें। तो अब पब्लिक बड़ी धूम मचाने लग गई। तो मैं नया डेलावेयर आया हुआ था, तो मुझसे फोन करके पूछा सुबह नेशनल पब्लिक रेडियो का कोई रिपोर्टर के, डॉक्टर खान बाइडेन ये कह रहे हैं, आपका क्या जवाब? तो आपको पता है बाइडेन ने एक तकरीर चुराई थी कहीं से,
तो प्लेजरिज्म के काफी एलिगेशन थे 2008 से या 1980 से चल रहे थे उनके खिलाफ। तो मैंने कहा बाइडेन उसी सूरत में जीत सकते हैं अगर वो अपनी स्पीच राइटिंग इंडिया को आउटसोर्स कर दे। तो वो दिन भर वही चलते रहा। तो ये एक मजाक मजाक में भी जो रेसिज्म है वो निकल के आ जाता है, और बाइडेन ने बहुत बार किए हैं। तो ये गया नहीं, वो बुढ़े जो मेरे ख्याल से अमेरिका के जो 60 प्लस जो लोग हैं उनको अभी फुल्ली एडजस्ट नहीं हुए हैं ये डिवर्सिटी को। हालांकि इस मुल्क में हद से ज्यादा टॉलरेंस है। मतलब मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूं कि मुझे अमेरिका में जितनी इज्जत मिली है इंडिया में भी नहीं मिली। ठीक है। तो वो बात तो थी, और वो सबसे ज्यादा निक्सन में भी नजर आए। अभी जो है सो किसी ने यहाँ पे एक डेव शपेल नाम के कमेडियन है, उनसे कहा कि जब वो मुसलमान है तो उनसे कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि मुसलमानों को बैन कर दिया जाए आपको कैसा लगा? तो ही सेड, आपको पता है बाइडेन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले रेसिस्ट प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने कहा ये तो सरासर झूठ है। अमेरिका के कई प्रेसिडेंट रेसिस्ट रह चुके हैं। तो डेव शपेल ये कह रहे थे कि भाई जब व्हाइट मैन अमेरिका में बेवकूफाना बातें करते हैं तो मैं क्या बोलूं, ट्रंप भी है वैसे ही है, बाइडेन भी वैसे ही। तो वो रेसिज्म तो इस मुल्क की बीमारी, पैदाइशी बीमारी है, और मुझे लगता है कि वो कभी साथ नहीं देगी। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताता हूँ कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये हमारे पास भी है। ठीक है। मजाक मजाक से मेरे भाई को और मेरे में बहुत ही कम शेड का फर्क, लेकिन वो कहते भाई आपका बच्चा वो गोरा वाला, आपका बच्चा वो काला वाला। अरे क्या मतलब काला बच्चा? मैं क्रिकेट ज्यादा खेलता था, मैं तो हमेशा काला लगता था। वो घर में बैठ के मुझसे गोरा, लेकिन उसको काला कहते थे। राइट। सो ये तो हमारे पास आदत हो गई। वो मोटा, वो दुबला, दिस इज, यहाँ पे वो चीजें नहीं कह सकती, रिकग्नाइज के दीज आर हर्टफुल थिंग्स। तो उसमें क्या हो गया है, ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म का जो आजादी है मुल्क में, इट एग्जैजरेट्स द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, समझ रहे हैं आप? और सो वी शुड नॉट ओवर एस्टिमेट दैट ऑल्सो, यही कह रहा हूँ। ओके। और निक्सन के बाद मुझे ये याद है कि हमारे यहाँ इंदिरा का दौर खत्म हुआ, मोरारजी देसाई साहब आए थे और उधर कार्टर साहब आए थे। उनकी मुलाकात भी हुई थी। हम वो बात करना शायद भूल गए कि मोरारजी देसाई जो हैं और जिम्मी कार्टर की मुलाकात ओवल ऑफिस में 1978 में हुई थी, और तब संबंध सुधरने जो शुरू हुए, तो फिर इंदिरा के लौटने के बाद भी उनमें जो है बढ़ोतरी हुई। और जब 90s का दौर आया और अफगानिस्तान में एक हलचल थी, तो फिर एक बार फिर पाकिस्तान के दिन लौट आए और अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार भी देने शुरू किए, पैसा भी देना शुरू किया। उस वक्त जरूर भारत के मन में खटास थी, और मैं एक बार पढ़ रहा था कि विदेश मंत्री नरसिम्हा राव थे, उन्होंने इस बात पर बड़ा विरोध जताया था कि पाकिस्तान को जो हथियार दिए जा रहे हैं ये नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि हमारे खिलाफ बाद में इस्तेमाल होंगे। मतलब बेसिकली पाकिस्तान के थ्रू जो हथियार दिए जा रहे थे तालिबान को। लेकिन फिर जी, पाकिस्तान को जो हथियार पाकिस्तान को जो एड मिली है ना, तो पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान 1990s में इंडियन इकोनॉमी बिगैन डूइंग वेल। अब आप देखें तकरीबन इंडिया का रुपी पाकिस्तान के 2 रुपये से ज्यादा हो गया ना। तो इंडिया की परचेजिंग पावर, इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग फिनोमिनली वेल कंपेयर टू पाकिस्तान। कहते हैं कि इंडिया के टॉप 10-15 लोगों की मार्केट कैपिटलाइजेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है। तो जो इकोनॉमिक गैप आ गया ना पाकिस्तान, पहले तो इंडिया 6 गुना बड़ा है पाकिस्तान से। तो इन द शेयर वॉल्यूम इंडिया कैन स्पेंड मोर देन पाकिस्तान ऑन डिफेंस। दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमी कमजोर हो गई। तो पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो तालिबान का, अलकायदा का जो चक्कर निकला है, उससे उन्होंने जो 30-35 बिलियन डॉलर की एड ली है अमेरिका से, उसमें जितने भी उन्होंने हथियार खरीदे हैं, दे हैव बीन सच कि वो इंडिया को कन्वेंशनली बैलेंस कर सके। दे आर नॉट द काइंड ऑफ वेपन्स नेसेसरी फॉर फाइटिंग टेररिज्म। और अमेरिका ने इस बात को रिकग्नाइज करते हुए नजरअंदाज किया कि भाई हम जो पैसे दे रहे हैं एड आपको, इस वजह से कि आप, सो बेसिकली पाकिस्तान अलाउड अमेरिका टू डू वॉट एवर इट वॉन्टेड, समझे ना, उस इलाके में। तो उस यूं कहिए कि पाकिस्तान की कोऑपरेशन की कीमत थी अमेरिका के लिए वो 33 बिलियन डॉलर। लेकिन दैट बिकेम, यूं कहिए कि इट केप्ट पाकिस्तान इन द आर्म्स रेस विद इंडिया। तो इस वजह से इंडिया को बहुत नाराजगी है कि अमेरिका ने
जानबूझकर पाकिस्तान या को बगैर जानबूझकर, सोचे, बिल्कुल या हथियार की। जानबूझकर या बगैर सोचे, इट इज आइदर अ डिलिबरेट एक्ट और इट इज एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, पाकिस्तान को केप्ट इन द रेस विद इंडिया कन्वेंशनली, जो आपको नजर आया रिसेंटली जब F-16 का सो कॉल्ड इनकाउंटर हुआ। इस्तेमाल हुआ। अच्छा, 1947 से और 1991 तक हम बड़े मजे में आ गए हैं। तो अब मैं इससे आगे की बात करूंगा और दो तीन सवाल आपसे पूछने हैं मुझे। तो एक तो ये कि जब हम 90s में थे और ये पीक पर था, तो मैंने जितना पढ़ा समझा, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान बिल क्लिंटन के बारे में भले ही हम कहें, वो आए और यहाँ पर काफी दिन बिताए, पाकिस्तान में बनिस्बत कम बिताए, लेकिन कहा जाता है कि मिसहैंडलिंग तो हुई दोनों देशों के बीच। 90s में हम जो क्लोज आ रहे थे अमेरिका के, अचानक से फिर से छिटके परमाणु परीक्षण के दौरान। मुझे ये नहीं पूछना कि 90s में क्या हुआ, मुझे तो बस ये पूछना है कि यूपीए ने बेहतर डील किया है अमेरिका के साथ या एनडीए ने बेहतर डील किया है आपकी नजर में? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी अमेरिका की मदद से शुरू हुआ था। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था तारापुर में, वो अमेरिका के एटम्स फॉर पीस के दौरान बना था। जी। तो अमेरिका के लिए 1998 के टेस्ट, 1974 के टेस्ट वर लाइक अ बेवफाई कि भाई हमने आपकी मदद की, आपने हमारे साथ दगा गया। तो इंडिया शुड रिकॉग्नाइज कि इंडिया हैज डन दिस थिंग्स रिपीटेडली, राइट। उसके बावजूद द यूएस हैज शोन गुडविल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की जो राइट विंग पार्टीज हैं, दे हैव ट्राइड टू मॉडल देमसेल्फ लाइक अमेरिकाज रिपब्लिकन पार्टी, बिजनेस फ्रेंडली, रिलीजन फ्रेंडली, यही है ना हाँ, इनकी बीजेपी तुलना का। उन्हीं से होती है। या तो मैं ये साफ कह सकता हूँ कि जो जो भारतीय जनता पार्टी और उनके कोalition हैं, वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ज्यादा वैल्यू करते हैं बनिस्बत जो कांग्रेस वाले पार्टी, कांग्रेस की अलायंस। इसमें कोई शक की बात ही नहीं, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज लेफ्ट ऑफ सेंटर और अमेरिका वाज ऑलवेज सीन एज राइट ऑफ सेंटर। हाँ, तो जो राइट ऑफ सेंटर पार्टीज आए हैं वो समझते हैं द इम्पोर्टेंस। लेकिन जो हिंदुत्व की जो अप्रोच है अमेरिका की तरफ, उसमें थोड़ा एरोगेंस है। अगर आप जयशंकर को देखते हैं जिस तरह से वो, फॉर एग्जांपल, वो इंडिया यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव कॉकस है कांग्रेस में, जयपाल, प्रमिला जयपाल की तरफ जिस तरह उन्होंने बिल्कुल ही मतलब एरोगेंटली उनके साथ बात, उनके बारे में बात किया, तो देयर इज एरोगेंट एटीट्यूड तो है ही, विच इज गोइंग टू इरिटेट पीपल हियर। ये बात तो है। दूसरी चीज ये है कि while they understand, so for example, वो ना सिर्फ अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं, वो उन्होंने बेसिकली जो इंडिया का प्रो पैलेस्टाइन पोजीशन थी उसको भी मॉडिफाई करके प्रो इजराइल तो हो गए हैं। इनफैक्ट इजराइल इज वन ऑफ द टॉप 3 डिफेंस पार्टनर्स, एक्सपोर्टर्स टू इंडिया। बिल्कुल। तो हाँ, अगर आप इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो इट इज इनएविटेबल कि अमेरिका की जो करंट पॉलिसी एलिट है वो आपके साथ तो बड़े खुश हो ही जाएगी। तो इन दैट सेंस दे हैव प्लेड अमेरिका बेटर देन बेसिकली द कांग्रेस की पार्टीज। बट ये बात और है कि मेरी नजर में हिंदुत्व इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर फॉर अमेरिका। इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म ग्रेट पार्टनर। ये जो हिंदुत्व की वेव है उसको बर्दाश्त करें या उसको कंटेन करें, मैं तो कॉल कर रहा हूं कि इट इज इम्पोर्टेंट कि अमेरिका हैव अ वेरी सीरियस डायलॉग विद इंडिया कि भाई तुम जा कहाँ रहे हो, ठीक है। अगर नहीं, तुम ऐसे तो अथॉरिटेरियन, अमेरिका की बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसी बात कहती हैं जो यहाँ हाँ मूड कहती बिगाड़ती हैं। हैं, हाँ लेकिन बिल्कुल। सर, इसके तो बीच में मैं जैसा कि कम्युनिस्ट पार्टी भी अगर ले आऊं कि हमें याद है कि मनमोहन सिंह सरकार से जो है समर्थन खींच लिया था कम्युनिस्टों ने। मतलब मैं ये देखता हूं, आपके कहने से ही मुझे ध्यान आया कि चाहे कांग्रेस भी हो, चाहे भाजपा हो या कम्युनिस्ट हो, इनमें एक धड़ा तो है जिसके मन में अमेरिका को लेकर एक अरुचि है, लेकिन जी हाँ, तीनों ही बट बड़ी देयर इज अ कुशलता के डिफरेंस। साथ अमेरिका से डील कर रहे हैं। नहीं, बट द थिंग इज कि ये तो हम कम्युनिस्ट से तो एक्सपेक्ट करते हैं ना।
कि वो एंटी अमेरिकन हो, बिकॉज दे आर अपोज टू मेनी थिंग्स अमेरिकन। बिल्कुल अमेरिकन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के खिलाफ है, न्यू लिबरलिज्म के खिलाफ है। अमेरिका के जो दो मेजर प्रिंसिपल्स है, फ्री मार्केट एंड फ्री सोसाइटी, यानी वो दोनों की चीज के खिलाफ है कम्युनिस्ट। लेकिन ये जो राइट विंग पार्टी क्लेम करती है कि भाई हम भी आपके साथ वैल्यू शेयर करते हैं, हम भी प्रो डेमोक्रेसी हैं, हम भी प्रो बिजनेस हैं, हम भी प्रो फ्री सोसाइटी है, फिर वो जब हाथ देती है ना तो फॉर अमेरिका। लेकिन मैंने यहाँ पर सेनेटर क्रिस्टोफर कून्स के साथ एक शो किया था अपना कॉन्वर्सेशंस, उसे जाके आपके सुनने वाले सुन सकते हैं। तो क्रिस कून्स सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और बाइडेन के बहुत करीबी दोस्त। तो मैंने उनसे पूछा था कि इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो हम समझते हैं, लेकिन उसमें कुछ वैल्यूज बेस्ड पार्टनरशिप है या नहीं। और मैंने ये पूछा था कि क्या इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स कमजोर होते रहेंगे तो स्ट्रेटेजिक ग्राउंड्स पर क्या हम वो इग्नोर करते रहेंगे? बहुत क्योंकि शानदार सवाल है सर। हाँ, और बाइडेन ने बार बार आपने देखा होगा कि कहा है कि ह्यूमन राइट्स आर सेंट्रल फोकस ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। मतलब कई सेंट्रल फोकस है, मुझे पता नहीं कि कितने सेंटर हो सकते हैं, एक तो एनवायरनमेंट भी है, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स की अहमियत है, खासतौर से डेमोक्रेसी प्रमोशन, अब समिट ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है, उसमें बुलाया, इंडिया को भी बुलाया इन्होंने, इजराइल को भी बुलाया। ये मुल्क डेमोक्रेसीज तो हैं, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स भी वायलेट करते हैं अपने माइनॉरिटीज के, तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो ही वॉज विजिबली इरिटेटेड, और वो समझ गए कि ये दुखती रख पे मैंने हाथ रख दिया था कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए विदाउट अट्रैक्टिंग टू मच अटेंशन, और अमेरिका पे ये बोझ ना बन जाए कि जस्टिफाई करते रहें कि इंडिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के बावजूद हम इंडिया के साथ कोई कोल्ड वॉर वाली स्ट्रेटजी कर रहे हैं। आपको याद होगा जीन कर्क पैट्रिक ने एक बात कही थी लैटिन अमेरिकन डिक्टेटर्स के बारे में, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा था दे आर बास्टर्ड्स बट दे आर आवर बास्टर्ड्स। तो इस तरह से ये ना हो जाए कि इंडिया में भी मेजॉरिटेरियनिज्म आ जाए, अथॉरिटेरियनिज्म चाइना की तरह, लेकिन वो हमारा अथॉरिटेरियन हो। तो इट इज इम्पोर्टेंट इंडिया में भी ये चाहिए कि इंडिया के जो जो लोग प्रो डेमोक्रेसी, प्रो फ्रीडम स्पीच वगैरह हैं, वो अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है उसमें इसको कीप दिस फ्रंट एंड सेंटर। आपके पास अब एमनेस्टी इंटरनेशनल बंद हो गया है, देयर इज नो एमनेस्टी इंटरनेशनल इन इंडिया। ऐसी कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे ग्रुप्स ऑपरेट नहीं कर सकते? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग इंडिया में एक्टिविज्म बहुत है अभी भी, माशाल्लाह, लोग बहुत खुल के लिखते हैं, खुल के बोलते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन टू मेनी अदर कंट्रीज, बट उसके बावजूद इंडिया इज लेस डेमोक्रेटिक टुडे देन इट वाज इन 2014। ये इसमें कोई बात शक की बात ही नहीं है। नहीं, मेरा सवाल यही था सर कि समिट फॉर डेमोक्रेसी में बुलाया है भारत को, बड़ा अच्छा है, सब ठीक है, बहुत सारे देश आएंगे, लेकिन डेमोक्रेट्स ने मोदी सरकार का क्रिटिसिज्म तो किया है कश्मीर, सीएए वगैरह को। तो यही मेरा सवाल भी है, और आप तो वहां पर चूंकि बात करते रहते हैं, तो अमेरिका इंडिया पर प्रेशर वगैरह डालता है या डालेगा? देखिए अब फॉर एग्जांपल जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, पिछले 2 साल से वो रेकमेंड कर रहा है स्टेट डिपार्टमेंट के, दे रिकॉग्नाइज इंडिया एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, सीपीसी कहते हैं। इंडिया ने बड़े मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन वो इट इज नथिंग। सऊदी अरेबिया को भी सीपीसी कई सालों से लिस्ट कर दिया है, पाकिस्तान भी सीपीसी है, चाइना भी सीपीसी है, लेकिन उसके तरफ कोई ऑटोमेटिक सैंक्शंस वगैरह नहीं है। दबाव तो जब पड़ेगा कि अमेरिका विल मेक इम्प्रूवमेंट इन डेमोक्रेसी एज ए प्री कंडीशन फॉर मिलिट्री अलायंस, कि भाई आपकी अगर डेमोक्रेसी बेहतर होती गई तो हम आपके साथ ज्यादा कोऑपरेट करेंगे, आपकी डेमोक्रेसी कम होती गई तो हम आपके साथ। अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स पे देखें, इंडिया एक जमाने में 40 पे था, अब मेरे ख्याल से 50s में आ गया, 14-15 रैंक नीचे गिर गया। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। लेकिन प्रॉब्लम अमेरिका के साथ यह है कि जनवरी 6 के बाद अमेरिका की भी कोई मुंह नहीं दिखे, अमेरिका हैज नो फेस टू गो अब्रॉड एंड प्रमोट डेमोक्रेसी। जब से हमने ट्रम्प को इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो मॉरल, क्या बोलना चाहिए, स्टेटस है कि हम दूसरे मुल्कों को लेक्चर करें। हमें चाहिए कि पहले हम अपना घर सुधारें, फिर दूसरों को
करे। आपने मीटिंग देखा होगा एंथनी ब्लिंकन की और जयशंकर की, जहां बड़े डर डर के एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि हम दोनों को चाहिए कि अपनी डेमोक्रेसी इंप्रूव करे, और जयशंकर ने कोई बहुत ही एरोगेंट सा जवाब दे दिया, उसको मुझे याद नहीं है। तो अमेरिका विल हैव टू इम्प्रूव इट्स डेमोक्रेसी फर्स्ट, और अगर 2024 के इलेक्शन में ट्रम्प लड़ते हैं, हार जाते हैं, तो फिर वो अमेरिकन डेमोक्रेसी को बिल्कुल डिलेजिटिमाइज कर सकते हैं। अगर वो जीत गए तो वो एक दूसरी परेशानी है। तो एट दिस मोमेंट अमेरिका डेमोक्रेसी की बातें तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका में वो क्षमता नहीं है, वो लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी दूसरे मुल्कों को डेमोक्रेसी पे लेक्चर दे। तो अब ये जो डेमोक्रेसी की जो समिट हो रही है 9 तारीख को, यानी 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगी, आपके पास तो ऑलरेडी 8 हो चुकी है। मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना कि एंटी ड्रिंकिंग कॉन्फ्रेंस हो रही है और सारे बेवड़े आए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यू ब्रॉट ऑल भाई 2005 का जो साल था ना, दैट वाज द बेस्ट ईयर फॉर डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड। 2006 से 2 किस्म की डिक्लाइन होने लगी है डेमोक्रेसी में। तो अगर आप 2006 में जाके डेमोक्रेसी इंडेक्स देखे, फ्रीडम हाउस का इंडेक्स देखे, जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो पब्लिश करता है, तो 2006 से लेके अब तक दुनिया में जितने डेमोक्रेसीज थे वो कम हो गए हैं। यानी चंद ऐसे मुल्क हैं जो अनडेमोक्रेटिक हो गए, लेकिन जो मुल्क ऑलरेडी डेमोक्रेटिक थे 2005 में, उनकी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी भी कम हो गई, यानी उनकी रेटिंग कम हो गई। मिसाल के तौर पे जो सबसे बड़े मुल्क हैं डेमोक्रेसी के लिए अहम, अमेरिका और फ्रांस, वो अब डेमोक्रेसी इंडेक्स पे आर नॉट फुल डेमोक्रेसीज, वो फ्लॉड डेमोक्रेसीज के कैटेगरी में आते हैं। यानी फ्रांस और बर्तानिया टॉप 25 में नहीं है। और मेरी क्लास में इस सेमेस्टर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन कर रहे थे कि अमेरिका डेमोक्रेसी प्रमोशन इन ईस्ट एशिया, और वो केस स्टडीज कर रहे थे ताइवान का, साउथ कोरिया और जापान का, कैसा अमेरिका ने वहाँ डेमोक्रेसी प्रमोट की। लेकिन वो 3 मुल्क अब डेमोक्रेसी में अमेरिका से हायर रेटेड है। तो वो अब चाहिए, उनको चाहिए कि अमेरिका में आके डेमोक्रेसी प्रमोट करें। तो ये जो डेमोक्रेसी प्रमोशन है, ये इट्स उसमें दम नहीं है। यही बात कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका हैज टू फर्स्ट रेस्टोर इट्स ओन डेमोक्रेसी, फिर उसके बेसिस पे वो बाहर लेक्चर दे सकते हैं। और इसका फायदा दूसरे मुल्क काफी उठाएंगे, टर्की, इजराइल, सऊदी अरेबिया, इंडिया। प्राइवेटली जो बातें होती हैं उसमें तो साफ कहते होंगे इंडियन लीडर, भाई आप अपना घर तो साफ करें, दूसरों को बाद में लेक्चर दें, राइट? सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर इंडिया अमेरिका की डेमोक्रेसी ज़रा रोबस्ट होती तो मुझे लगता कि वो जरूर इंडिया पे, खाली बाय बीइंग ए रोबस्ट डेमोक्रेसी, वो इंडिया पे दबाव पड़ जाता था। हाँ, सो तो है, बिल्कुल समझ रहा हूँ। बोलने की जरूरत ही नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं थी, ये पता चलता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छा है सर, कम से कम कि एक ऐसी समिट हो रही है जिसमें हम चेक तो करेंगे ना अपने अपने गिरेबान में, या एक दूसरे के गिरेबान में एटलीस्ट झांकेंगे। ये एक अच्छी बात है कि अगर आपने ऐसा कहा कि डेमोक्रेसी में कोई हिरास आने लगा है, मतलब कोई कमी आने लगी है, तो चलिए कम से कम सब आपस में बैठकर तो बात कर ही रहे हैं। अहम बात करता हूँ, जब प्रधानमंत्री मोदी जब यूएन में लेक्चर देने आए थे अभी, तो उन्होंने एक हिंदुइज्म का एक कॉन्सेप्ट है जो वसुधैव कुटुंबकम का रेफरेंस इस्तेमाल किया जी कि द वर्ल्ड इज लाइक ए फैमिली। तो मैं बैठे बैठे हंसने लगा। मैं, भला भाई खानदान फैमिली वालों को इतनी पिटाई कर रहे हो आप कॉन्स्टेंटली, क्या कह रहे हो कि पहले अपने मुल्क को तो ट्रीट करें एज ए फैमिली, सबके सब जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करें, फिर बाहर सारी दुनिया को फैमिली बनाए। अभी रिसेंटली जब इंडिया ने नील किया, ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर के सपोर्ट में आपने देखा होगा, तो जब इंडिया की क्रिकेट टीम ने अपना नी लिया, समझ रहे हैं आप लोग, तो मुझे बड़ा गुस्सा है कि भाई दलितों के साथ तो इतना बुरा हाल हुआ है इतने सदियों से इंडिया में, उनके लिए नी कब लेगी इंडिया की क्रिकेट टीम? सो ये इस तरह की हिपोक्रिटिकल चीजें बोलने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू जेन्युइनली वर्क टू रिमूव इट, ना जैसा हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से पुलिस रिफॉर्म हो, रेसिज्म खत्म करो, हर पुलिस वाले के जिस्म पे कैमरा लगा दिया है ताकि वो बॉडी कैम्स का इस्तेमाल करें। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप हाउ सीरियस आर यू टू गेट बेटर। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ना सिर्फ मोदी साहब को तकरीरें देना नहीं चाहिए, बट ही हैज टू टेक स्टेप्स कि ऐसी चीजें आइंदा नहीं होंगे।
हाँ, मैंने वही कहा कि ये एक अच्छी बात है कि ऐसा समिट होगा और डेफिनेटली हर देश इस बारे में सोचे। ये होपफुल तो हम हो ही सकते हैं कि जैसे अमेरिका में आज तक कालों के साथ जो हो रहा है या हमारे यहाँ आज तक दलितों के साथ जो हो रहा है, हम सारे ही मुल्क सोचें और अपने आप को बेटर डेमोक्रेसी बनाएं। और परफेक्शन तो देखिए कभी होता नहीं है, लेकिन उसकी तरफ का प्रयास तो जरूर है। मेरा सवाल ये था जो मुझे लगता है आपसे पूछा जाना चाहिए कि अमेरिका ने भले ही डेमोक्रेसी के नाम पर बहुत लड़ाइयां लड़ी, वो इराक हो, अफगानिस्तान हो, चाहे लीबिया हो, भारत ने कभी ना सेना नहीं भेजी उस तरह से कि चलिए हम लड़ते हैं आपके साथ। तो अभी जो ये ना कि बात हो रही है कि अब क्लोजनेस आनी चाहिए, अब चाइना का दामन छोड़िए, नहीं नहीं साथ नहीं बढ़िए, नहीं, बड़ी आपको भारी पता है, शर्तें होती हैं अमेरिका के मैं साथ आपको लेने की। देखिए मैं आपको बताता हूँ दो तीन दिलचस्प बातें। हम्म। एक तो एक कि अमेरिका के खिलाफ जो इंटरनेशनल रिलेशन, जो स्कॉलरशिप होती है, उसमें जो थर्ड वर्ल्ड स्कॉलर्स क्रिटिसाइज करते हैं अमेरिका को उसके इंटरवेंशनिज्म पर, कि आप कॉन्स्टेंटली इंटरवीन करते हैं दूसरों के अंदरूनी मामलात। तो ये जो सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल है, वो हमको बेसिकली एक्सटर्नल मुल्कों से इंटरनल अफेयर्स में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो जब हम मिसाल देते हैं कि पॉजिटिव इंटरवेंशंस कौन से हैं, राइट, तो मेरे ख्याल से जो टांजानिया ने युगांडा में किया था ईदी अमीन को भगाने का, दैट इज वन गुड एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल जो लिटरेचर में है, इंडिया का इंटरवेंशन इन बांग्लादेश, इन क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इज कंसिडर्ड ए ह्यूमैनिटेरियन। सो तो चंद साल पहले एक लड़की तुर्की से आई अमेरिका मेरे साथ पढ़ने के लिए, वो अपना डिजर्टेशन लिख रही थी। तो तुर्की की गवर्नमेंट उनके जो पीएचडी स्टूडेंट्स है उनको रिसर्च करने बाहर भेजती है। जब वो मेरे पास आई तो मैं उसके डिजर्टेशन टॉपिक सुन के बड़ा हैरत हो गया था। मुझे वो इस्तांबुल में मिली, मैं आके आपसे पढ़ना चाह रही हूँ। Her dissertation was on India's democracy promotion in Nepal. Okay. तो इंडिया ने भी कोशिशें की हैं to promote democracy in the neighborhood, in the SAARC group में. It has helped somewhat in Nepal, थोड़ा बहुत in Bangladesh, श्रीलंका में भी हेल्प किया है। फिजी आइलैंड्स तक भी, वहां पे जब इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे कुछ दवाखाने वगैरह। तो इंडिया हैज टू सम एक्सटेंट स्पेंट रिसोर्सेस, मतलब जंगें नहीं लड़ी, मतलब पैसे जरूर खर्च किए हैं, गुडविल भी है, ट्रेनिंग भी की है, मुल्कों को डेमोक्रेसी प्रमोट करने की कोशिश की है, नॉट एट द सेम स्केल। अमेरिका थोड़ा सिनिकल भी है ना। तो मैं मजाक से कहता हूँ कि अमेरिका, जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, डेमोक्रेसी को एसटीडी की तरह ट्रीट करती है। एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कि ये अपने दुश्मनों को हो जाए लेकिन दोस्तों को ना है। यानी इट वांट्स ईरान टू बी डेमोक्रेटिक बट नॉट सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तो दोस्त है, उस पर कोई दबाव नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक बने, पर दुश्मनों, हाँ ऐसी जैसे कि डेमोक्रेसी एक बीमारी है। तो अमेरिका हैज बीन सिनिकल, जहां तक खासतौर से अमेरिका के हर प्रिंसिपल, हर एथिकल को उन्होंने मिडिल ईस्ट में वायलेट किया है। लेकिन अगर आप जर्मनी को देखें, जापान को देखें, साउथ कोरिया को देखें, ताइवान को देखें, ये चार बहुत ऐसे मिसाल हैं जहां पे अमेरिका ने डेमोक्रेसी प्रमोशन में बहुत बड़ा हाथ बटाया है। ईस्टर्न यूरोप, इनफैक्ट जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और रशिया में डेमोक्रेसी प्रमोशन के लिए अमेरिका ने लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट की, और कई मुल्कों को डीन्यूक्लियराइज भी किया। कजाकिस्तान जैसे मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर हथियार थे, उनको डेमोक्रेसी की तरफ रुझाव करने के लिए काफी रिसोर्सेज स्पेंड किए, लैटिन अमेरिका में भी किए हैं। So they have done great jobs places, but बाद वक्त ये टेंशन हमेशा रहता है अमेरिका का कि वैल्यूज के लिए हम कितना काम करें और अपने मफाद के लिए कितना काम करें। और बाद वक्त अमेरिका के इंटरेस्ट clash with its values, and unfortunately on more than one occasion interest has trumped over values. तो मेरे आखिरी दो तीन सवाल ये हैं सर। एक तो ये कि जो बाइडेन साहब के साथ तो आपकी अच्छी खासी बातचीत रही है, हमें ये बताइए जो वो नहीं बताते कि हम और वो कितना साथ साथ आगे चल पाएंगे। मतलब जो बाइडेन को बहुत, मतलब ठीक है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो इमरान खान से बात नहीं करते, फोन भी नहीं उठाते, उन लोगों की शिकायत है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मजोशी से भरे हुए तो वो भारत के लिए भी दिखाई दिए नहीं। आपका क्या एस्टिमेट है वहां पर बैठकर, क्या होने वाला है? देखिए, मेरे वालिद साहब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम करते थे,
20-25 साल उन्होंने काम किया इंडिया के। मेरे जो ससुर थे वो जनरल थे इंडियन आर्मी में, और मेरे साले साहब कर्नल थे। तो मेरे साले साहब अमेरिका आए थे, और मेरे बेटे के साथ एक दिन काफी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट, बहस चल रही थी अबाउट इंडिया एंड अबाउट अमेरिका। तो वो अपने मामू से बहस किए जा रहा था। तो मैं जब वो देखा बहस, द कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगा कि इंडियन अमेरिकन और इंडियन के बीच में जो डिबेट हो रहा है, तो जो ग्रोइंग पावर है इंडियन अमेरिकन का, ग्रोइंग पावर, ग्रोइंग नंबर्स, ग्रोइंग प्रेजेंस, लेकिन दे आर नॉट ऑल गोइंग टू बी लाइक इंडिया के टूल्स। ये याद रखें आप, ये इंडिया के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे। दे विल बी फेवरेबल टू इंडिया, इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं तो बहुत सख्त, यहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम ग्रुप्स वगैरह हैं वो मुझसे बड़े नाराज थे, क्योंकि मैं इंडिया के खिलाफ, सैंक्शंस के बिल्कुल खिलाफ। आई विल नॉट स्टैंड। मैं कहता हूँ कि भाई आप आरएसएस पे लगाना चाहते हैं सैंक्शंस, लगाएं, बीजेपी पे लगाएं, मोदी पे लगाएं, बट इंडिया पे ना लगाएं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स मेरे लिए। तो जो इंडियन अमेरिकन है, उसकी वजह से, इंडियन डायस्पोरा की वजह से अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात, इंडिया चाहे या ना चाहे, बेहतर होते ही जाएंगे। बिकॉज जो इंडियन अमेरिकन हैं यहाँ पर, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आ रहे हैं, दे आर डूइंग फिनोमिनल वेल। मतलब दे आर इन टॉप स्कूल्स, दे आर इन टॉप जॉब्स, दे आर एजुकेटेड क्लास है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा क्लास अब अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा है, काफी वेल्दी भी है। तो उसके वजह से वो चाहेंगे कि अमेरिका भी अच्छा रहे और इंडिया भी अच्छा रहे। मिसाल के तौर पर ऐसा सोचे कि आपके दो पेरेंट्स हैं, एक इंडिया है, एक अमेरिका है, तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स के बीच में ताल्लुकात अच्छे हो? अगर आपकी माँ लड़ना भी चाहती है आपके बाप से, तो आप तो चाहेंगे कि दोनों मिलकर रहें। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द क्रिटिकल एस्पेक्ट इन द फ्यूचर, कि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन इंडियंस का जो इन्फ्लुएंस है, वो इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम अमेरिका, बट विल आल्सो प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट्स विद रिगार्ड्स टू इंडिया। और जो बाइडेन उनके बारे में बताइए। जो बाइडेन, देखिए आप, एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो उनकी जो चॉइस थी इसलिए थी कि ही वाज ओनली वन हु कुड बीट ट्रम्प। ये असम्पशन था ना कि फर्स्ट चॉइस किसी की नहीं थी। तो अनफॉर्चुनेटली डेमोक्रेटिक जो ऑफरिंग्स थे वो हरा नहीं सकते थे ट्रम्प को। तो इट वाज ए कैलकुलेटेड चॉइस ऑफ ए मॉडरेट पर्सन ट्रम्प को हराने। लेकिन आप जितने इंडियन अमेरिकन को इसने अपॉइंट किए हैं, बाइडेन ने किसी ने नहीं किया। जितना एम्पावर हुए हैं इंडियन अमेरिकन बाइडेन के अंदर, किसी प्रेसिडेंट के अंदर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो इंडियन अमेरिकन को चुना है उन्होंने। नॉट ओनली दैट, कैबिनेट में भी डिफरेंट पोजीशन पे काफी आगे हैं, सब कैबिनेट लेवल पर और इन मेनी अदर प्लेसेस। तो बाइडेन का जो विजन है, डेफिनेटली ही इज नॉट गोइंग टू बी सिंपैथेटिक टू पाकिस्तान और इंडिया, और वो भी रिकग्नाइज करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, 20 साल पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया और अमेरिका को चाहिए कि दिस इज गोइंग टू बी ए क्रिटिकल रिलेशनशिप। तो उनका अभी भी विचार वही है, क्योंकि वो गर्मजोशी से बड़े नहीं दिखाई देते, वैसे नहीं दिखाई। जैसे मैं बताऊं आपको कि फरीद ज़कारिया साहब ने कभी कहा था कि भारत के लिए सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट जो रहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश रहे, प्रो इंडियन। आपका हो सकता है विचार कुछ और हो। मेरा भी वही ख्याल है कि अच्छा, जितना इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश, किसी प्रेसिडेंट के अंडर नहीं हुए। इंडिया को जो सिग्निफिकेंट चीजें दी हैं इन द रीसेंट प्रेजेंट, वो GW बुश, उसने सैंक्शंस खत्म किए, 1998 वाले सैंक्शंस। उसने इंडिया को, बेसिकली इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमेट कर दिया, और फिर इंडिया को बेसिकली अलायंसेस भी ऑलरेडी शुरू हो गए थे, मिलिट्री अलायंसेस। मुझे अच्छी तरह से याद है 2008 में इंडिया का एक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस है, जिसमें प्रणब मुखर्जी उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मैं इंडिया आया था, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में रहा एक हफ्ता, और आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि जॉर्ज बुश की पॉपुलैरिटी इंडिया में was 20 points more than the popularity of George W. Bush in America. उसकी आखिरी 1.5 साल में 29 पे आके अटक गई थी अप्रूवल रेटिंग, लेकिन इंडिया में अप्रूवल रेटिंग GW बुश की हमेशा 54% प्लस थी, पार्टली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। मतलब जॉर्ज बुश ने दुनिया में सारी जगह मुसलमानों की पिटाई कर रहे थे, तो इसलिए भी शायद वो पॉपुलर थे अंडर विद सम इंडियंस। बट उसके अलावा फ्रॉम एन एलीट perspective, genuinely strategic perspective, इंडिया के काफी कंसेशंस जॉर्ज बुश पार्टनरशिप विद इंडिया।
और मतलब जो इंडिया के साथ जो टेक्निकल मसाइल थे वो सारे उसने निकाल दिए। तो फरीद ज़करिया इज राइट कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज देयर, लेकिन बाइडेन ने स्टेटमेंट्स तो काफी किए हैं। और आपको याद है ओबामा के जमाने में वो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में काफी हिस्सा लिया। और तो उन्होंने, इफ यू नोटिस, ही टॉक्ड अबाउट द सिमिलैरिटीज ऑफ वैल्यूज ऑफ मार्टिन लूथर किंग एंड महात्मा गांधी। हाँ, हिंदुत्व को लेकर परेशानी ऑलरेडी ओबामा के जमाने से शुरू हो गई थी अमेरिका में। तो आप ये देखें कि ये चाइना के वजह से द कंसर्न्स आर स्टेटेड ए लिटिल सॉफ्टली, लेकिन कंसर्न जरूर है इंडिया को लेकर कि इंडिया जा किस तरह जा रहा है। बिकॉज अमेरिका को जिन जिन चीजों से डर है वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। पॉपुलिज्म, राइट विंग, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करना, मीडिया को अंडरमाइन करना। भाई आप मुझे ये बताएं, इंडिया के पार्लियामेंट में जितने नए नए पॉलिसीज बने, कभी डिबेट देखा है आपने पिछले 10-5 साल में? कुछ नहीं, सीधा सीधा मतलब तानाशाही की तरह पॉलिसीज बन रहे हैं। इट डजंट लुक लाइक ए डेमोक्रेसी। आप देखें यहाँ पर अमेरिका में अभी भी कितना सीरियस डिबेट हो रहे हैं, सेनेट में लेके, कांग्रेस में लेकर। सो वी आर डेफिनेटली वरीड अबाउट इंडियाज डेमोक्रेसी। और इंडिया का जो इंटरनेशनल विजन्स हैं, मतलब यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल की पोजीशन ले लें वगैरह, मतलब दैट इज नॉट इजी बिकॉज रशिया और चाइना वीटो करते रहेगा ना, तो चीजें तो वहां पर नहीं, चाइना वीटो करता रहेगा। लेकिन मुझे आपसे यही पूछना था, आखिरी सवाल है, इसके बाद एक सवाल और है। पूछना यही था कि क्या कभी अमेरिका बोलता भले ही है, बराक ओबामा ने तो नवंबर 2010 में बात कही थी जब वो भारत आए और इंडियन पार्लियामेंट में थे, उन्होंने कहा था कि हाँ मिलनी चाहिए एक सीट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए सीरियसली सोचता है कभी अमेरिका? देखिए जो डिस्कशन जो हुए हैं कि टू एक्सपैंड, देखिए 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स, एंड दीज 5 परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर। तो एक आइडिया ये फ्लोट किया गया कि जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको बढ़ाकर जर्मनी, जापान, इंडिया, ब्राजील को लिया जाए, लेकिन शायद उनको वीटो ना दिया जाए, समझे आप? तो इंडिया विल बी परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बट विल नॉट हैव द वीटो पावर लाइक दोज 5 कंट्रीज। तो ये आइडियाज तो फ्लोट होते रहे, लेकिन ब्राजील का अब स्टेटस इतना कमजोर हो गया है इंटरनेशनली। वर्ल्ड सोशलिस्ट फोरम उन्होंने शुरू किया, वो खत्म हो गया है, उसकी इकोनॉमी जस्ट गोइंग डाउन एंड डाउन। और तो रह गए इंडिया, जर्मनी और जापान। तो उसको आगे बढ़ने के लिए मतलब इंडिया हैज टू अर्न इट। मेरे ख्याल से इंडिया हैज नॉट अर्न। आप मुझे बताएं, इंडिया ने इंटरनेशनली ऐसा कौन सा काम किया जिससे इट डिजर्व्स टू बी इन द सिक्योरिटी? किसी मतलब इट हैज इट डन समथिंग इन टर्म्स ऑफ, सिवाय बांग्लादेश वाला 1971 करना क्या चाहिए बताइए? कई चीजें कर सकता है। इट कैन टेक लीडरशिप इनिशिएटिव। अफगानिस्तान में चांस था, राइट? इंडिया ने डिड नॉट स्टैंड अप टू द वैक्यूम, पाकिस्तान को छोड़ दिया। मिडिल ईस्ट नहीं, अच्छा है आप अफगानिस्तान पर आए, बहुत अच्छा है। मुझे पूछना भी था, बता दीजिए जरा सर कि अफगानिस्तान में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने तो ये चाहा था कि भारत एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल निभाए अफगानिस्तान में, लेकिन अमेरिका जिस तरह से खुद ही डिफेंसिव दिखाई दिया और वहां पर चाइना एकदम से अचानक ऐसा सिनारियो में आया कि जो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे हम नहीं कर रहे थे, जो लोग इन मसलों को जानते थे उन्हें पता था। भारत फंस गया है वहां पर एक ऐसी पोजीशन में, और आप कह रहे हैं कि उसे अफगानिस्तान में रोल निभाना चाहिए। मेरा ख्याल अभी तो यहाँ कूटनीतिक गलियारों में यही कंफ्यूजन है, बादल है, तो करें क्या? देखिए अगर आप टेस्ट मैच खेलना चाह रहे हैं ना, तो सारी की सारी ये क्लब क्रिकेट वगैरह छोड़ के यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्ले टेस्ट। इंडिया वांट्स टू प्ले टेस्ट बट इट्स नॉट डूइंग वेल इन द रणजी इटसेल्फ। इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग एज ए मेजर पावर इन इट्स ओन सबकॉन्टिनेंट। इंडिया इज नॉट रेस्पेक्टेड इन इट्स सबकॉन्टिनेंट। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, चाइना से दुश्मनी, बांग्लादेश इज सो नर्वस अबाउट इंडिया, खासतौर से ये सीएए, एनआरसी सारा का सारा बंगालियों की तरफ ही डायरेक्टेड है। तो सारे के सारे जो इंडिया के नेबर्स हैं, they do not look up to India as a leader। वो अपने रीजन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, तो किस बेसिस पे उसको एक इम्पोर्टेंट रोल दिया जाए? इट्स लाइक सेइंग कि इट्स लाइक अजिंक्य रहाणे, मैं कैप्टन बना, अरे तुम बैटिंग नहीं हो रही तुमको क्या कैप्टन बनाएंगे, करेंगे क्या? दैट्स द होल पॉइंट कि इंडिया वांट्स टू बी वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, so it has to show। अफगानिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी थी, अमेरिका के विड्रॉल के बाद there was a power vacuum there।
So India should have stepped up and say, okay, I am a major power in the world. I am like China. I am like Russia. I will take over the responsibilities of maintaining stability and security in Afghanistan. India तो बिल्कुल अब है ही नहीं. इंडिया में क्या है? They are negotiating with Taliban secretly. Okay, भाई आप मतलब दो डायलॉग्स हो चुके हैं ओपनली और प्राइवेटली. मतलब इट इज लाइक ए मेजर जियोपॉलिटिकल विक्ट्री ना पाकिस्तान के लिए. इंडिया वांटेड ए स्ट्रेटेजिक डेप्थ. इंडिया पाकिस्तान को घेर सकता था बाय हैविंग ए बेस इन अफगानिस्तान. वो सारे चीजें चले गए. इनफैक्ट अमेरिका का विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, मतलब इंडिया का भी लॉस हुआ ना वहां पे. अब चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया है हाँ, अफगानिस्तान में. उनके पास खुला ग्राउंड है, वो खेल सकते हैं. तो आप ये कह रहे हैं बिल्कुल. कि उन्हें भारत को मतलब कुछ तो करना चाहिए था, कुछ ना करने से तो बेहतर होता कि हम दुनिया में एक नेता के तौर पर उभरते. गलतियां तो होती अपनी जगह, लेकिन हम खेलते कम से कम. ठीक है. आखिरी यही सवाल कर रहा हूँ. जी. ठीक है. आखिरी सवाल ये सर कि एस्टेब्लिशमेंट्स की बात हमने काफी की, कूटनीतिक संबंधों की भी काफी की. गैलप एनुअल वर्ल्ड अफेयर सर्वे के बारे में कहीं पढ़ रहा था और उसके मुताबिक अमेरिकन के पसंदीदा देशों की लिस्ट में भारत का नंबर छठा है. 2015 में 71%, 2017 में 74%, 2019 में 72% और 2020 में रिसेंटली 75% अमेरिकन जो हैं भारत को फेवरेबली देखते हैं. तो आप करीब 3 दशकों से वहां हैं, तो एक निष्पक्ष आकलन आपका चाहता हूं. सरकारें हटाइए, ये जो पेंटागन वगैरह को हटाइए, ये बताइए कि अमेरिकी जनता भारत को कैसे देखती है. और आप अपनी बात मत बताइए. अपने आसपास अच्छा, बताइए. मेरे पड़ोसी एक हैं प्रोफेसर. उनका नाम है डैन ग्रीन. हाँ, वो गोरे वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट है. तो वो उनको लगा हुआ है चस्का तेलुगु फिल्मों की. तो वो वाह, हर तेलुगु फिल्म देखते हैं. वाह वाह तेलुगु वाह. तो यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी से 1 मील दूर पर एक थिएटर है जहाँ पे तेलुगु फिल्में चलती हैं. और ये बाकायदा जाता है, सारे के सारे तेलुगु फिल्में देखता है और मुझे आके फिर वो पूछते रहता है. अरे मैं, हाँ भाई मैं आंध्रा से हूँ लेकिन मैंने तेलुगु फिल्में बहुत जमाना हो गया मुझे देखकर. सो बट देखें, उसको चस्का लग गया है. इज नॉट द ओनली वन. तो इंडिया का जो कई चीजें हैं जिसका मजा लोगों को लग गया है. समोसों का मजा लग गया है, इंडियन फूड का, तो इंडियन मूवीज का. आपको याद होगा कि शाहरुख खान के कई फिल्म्स हैव फिनिश्ड इन द टॉप 20 इन द यूएस बॉक्स ऑफिस में. अभी तक तो बहुत कुछ बड़ा नहीं आया है बिजनेस वहां पिछले. से आता है वैसे. हाँ. हाँ. सो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द देसीज यहाँ पर. यस, मतलब इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, अफगानिस्तानीज, मलेज, जो अफ्रीका से जो इंडियन पाकिस्तानीज आए हैं अमेरिका, ये सब तो देखते हैं. बल्कि यहाँ के जो मेन स्ट्रीम अफ्रीकन अमेरिकन भी हैं और गोरे, हम सारे इंडियन हिंदी फिल्म जितने आते हैं वो फौरन देख लेते हैं. मेरी बेगम को बड़ा शौक है, वो मुझे लेके जाती है, हम जाके देखते हैं. और आधा थिएटर देसियों का होता है, आधा उनका नहीं होता. तो इंडिया के तरफ सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है. और आप देख लें, कहाँ भी देख लें, यूनिवर्सिटीज में देख लें, बहुत सारे इंडियन प्रोफेसर हैं. खासतौर से स्टेम एरियाज में, ग्रेजुएट स्कूल में कई इंडियंस आ गए हैं, तो वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं. तो इंडिया की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है. डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर. अब पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं. आपने देखा होगा CNN पे जो कॉन्स्टेंटली हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वो इंडियन हैं. So there are lots of India. Deepak Chopra काफी मशहूर हैं. So there is a lot of nice things from India. इंडिया के पास से कोई बुरी न्यूज अभी तक लोगों ने सुना नहीं था, समझे ना. ईरान को ले लें तो आयतुल्लाह खुमैनी का चक्रा हो गया, पाकिस्तान को लेके तालिबान वगैरह. सो मेनी कंट्रीज हैव हैड नेगेटिव पब्लिसिटी जो सदियों तक रह जाती है, जाती नहीं है, बदमजगी रह जाती है. लेकिन इंडिया के पास ऐसी कोई चीज आई नहीं थी. लेकिन पिछले 2-3 साल में कश्मीर को लेकर, CAA को लेकर और ये जो NRC को लेकर, फिर मोदी ने जो जो मोदी और ट्रम्प के जो वीडियोस वगैरह बने हैं, उसको लेकर अब थोड़े प्रोग्रेसिव्स यहाँ पे काफी क्रिटिसाइज करने लगे. पिछले 2 साल में काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है इंडिया की, खासतौर से मेजर न्यूज़पेपर्स में, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इधर उधर. तो और मुसलसिल क्रिटिकल आर्टिकल्स छपे जा रहे हैं. तो इंडिया हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ गुडविल अमंग द एलीट. अभी पॉपुलर पब्लिक में उतना नहीं उतरा है, एलीट में है. और जो पब्लिक है उतना तवज्जो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे या इंडिया की डोमेस्टिक इश्यूज पे नहीं है.
लेकिन इवेंचुअली दे विल स्टार्ट वरिंग। दूसरी चीज ये है कि ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट शुरू हुआ है, मतलब इतना मजबूर हो गया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं, सबके सब सारी दुनिया वाले ब्लैक लाइव्स मैटर के मामले में नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये जो सोशल इंजस्टिस के खिलाफ जो अमेरिका में मूवमेंट शुरू है, जो नए बच्चे, प्रोफेसर और यंगस्टर्स, तो उनका तवज्जो विल गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो। खासतौर से फॉर एग्जांपल पैलेस्टीनियंस की हालत, दे आर इंक्रीजिंगली इक्वेटिंग के पैलेस्टीनियंस के साथ भी वही हो रहा जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है अमेरिका में। वो जो शॉविन ने जो जिस तरह से घुटना रखकर मारा था, उस तरह की ट्रेनिंग इजरायली फौजें अपनी पुलिस को देती है। और फिर इवेंचुअली ये ट्रीटमेंट ये भी होगा कि इंडिया में मुसलमानों के साथ कैसा जुल्म हो रहा है और दलित के साथ क्या हुआ था। तो और यहाँ पर काफी, मतलब मैं देख रहा हूँ कि दिस हैज बिकम अ कांस्टेंट अवेयरनेस। अब कोई इंडियन लीडर, कोई इंडियन पॉलिटिशियन अमेरिका आके ऐसा विजिट नहीं कर सकता विदाउट ए प्रोटेस्ट आउटसाइड। ये और बात है कि जब यूएन की मीटिंग हुई, बाइडेन मेट विद वेरी फ्यू फॉरेन लीडर्स, इंडिया के मोदी भी थे, लेकिन बाहर काफी प्रोटेस्ट हुई और मीडिया में काफी कवरेज हो रहा है। तो इंडिया को थोड़ा कोर्स करेक्शन की बहुत जरूरत है। और मेरे ख्याल से कि जो डर है बाद लोगों में कि इंडिया इज हेडिंग टूवर्ड्स ए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, हम बात कर रहे हैं, आज 7 दिसंबर है, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो ये चीजें किसी को नहीं मालूम थी, 90s में अमेरिका में किसी को नहीं मालूम थी। अब बच्चे येल यूनिवर्सिटी का एक बच्चा मुझे फोन करके 1.5 घंटा मुझसे इंटरव्यू किया टू राइट एन आर्टिकल अबाउट दिस। 30 साल की, मतलब 30 साल हो गए हैं बाबरी मस्जिद को, फिर उसके बाद क्या हुआ वगैरह। सो दिस अवेयरनेस हैज बिकम मोर एक्यूट। और जैसा जैसा इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ते जाएंगे, इंडिया की जो क्या कहना चाहिए, चेहरे पे जो गड़े हैं, धब्बे हैं, वो सब नजर आने लगेंगे ना, फोकस में जब आने लगेगा चेहरा। तो इंडिया के लिए ये मेरे ख्याल से हिस्टोरिकली बहुत जबरदस्त मोमेंट है ये, कि इंडिया अगर थोड़ी बहुत चीजें एडजस्ट कर लेता तो इट कैन बिकम अ मेजर पावर। सो सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल करते रहें तो मेरे ख्याल से इंडिया माइट मिस इट्स चांस टू बिकम अ मेजर पावर। कई मुल्क पढ़ रहे, आप अगर आप 1955 में देखें तो इजिप्ट और पाकिस्तान वेर कंसिडर्ड एशियन टाइगर्स। बिल्कुल, आपको आज ताज्जुब होगा, बिल्कुल। लेकिन आज देखें उनकी हालत, आज वो कहाँ है? बिल्कुल। 1940s में पाकिस्तान ने 2 नेशन थियरी को अडॉप्ट किया था। मुझे लगता है कि अब 2014-15 में आके इंडिया इज बिलीविंग इन 2 नेशन थियरी। तो इंडिया के जो पिलर ग्रोथ है, एक इट इज अमेजिंग। मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स हमारे रगों में है जिसकी वजह से पोटेंशियल है, और उसको पूरी तरह से इंडिया नीड्स टू, मतलब उसको कहें कि लॉन्च करें इंडिया के पोटेंशियल पे। ये बहुत हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल सिस्टम में भी जगह है इंडिया को मकाम बनाने का, बट इट हैज टू अर्न इट। इट इज नॉट, कोई चीज आपको फुकट में कोई नहीं देता दुनिया में, यू हैव टू। तो हमें मेहनत करनी होगी। इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है तो जी हाँ, या तो खिदमत करें दुनिया में, या बिकम ए स्टेट दैट अदर्स वांट टू एम्युलेट। ये बात कह रहा हूँ कि बिकम ए सिटी ऑन द हिल। आपकी डेमोक्रेसी इतनी अच्छी हो, आपकी यूनिवर्सिटीज इतने अच्छे हो, आपकी इकोनॉमी में इनोवेटिव कैपेबिलिटीज हो, तो लोग यार मुझे बड़ा होकर इंडिया की तरह बनना है, so that is what India needs to do and India can do it. That is, इंडिया एक मुल्क नहीं है, इंडिया एक सिविलाइजेशन है, इसमें कोई दो बात नहीं है। There is absolutely no doubt about it कि इंडिया is a great civilization. It now needs to look great. It's like saying कि अगर आप सुबह जाके अमिताभ बच्चन के घर भी नहीं किया तो कैसे लगेगा, लेकिन है तो अमिताभ बच्चन ना, अंदर जाके शावर करके फिर ठीक ठाक होके आए तो फिर वो लगेगा ना अमिताभ बच्चन। तो इंडिया को भी चाहिए कि क्लीन अप जी, थैंक यू सो मच सर। और इतनी लंबी हमारी बात हुई, और मुझे उम्मीद है कि जो भी इस बातचीत को सुनेगा उसे भारत और अमेरिका के संबंधों का इतिहास, वर्तमान और भविष्य की कुछ झलक मिल ही जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल,
बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।